जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के पीवाईक्यूज की बात करने वाले हैं। करीब 50-60 पेज के आसपास ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में आते रहे और आते रहेंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम है, चाहे कोई भी और अदर एग्जाम है, बीपीएससी है, उत्तराखंड पीसीएस है, आरओ है, एमपीपीसीएस वगैरह वगैरह, स्टेट जो जितने भी स्टेट एग्जाम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मिस नहीं करने वाला टॉपिक है ये। मैं हो सकता है सारे क्वेश्चन समराइज करा दूं आज, चाहे वो आपका मेजरमेंट हो, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज हो, स्केलर हैं, वेक्टर हैं, या फिर जो अदिश राशि सदिश हैं, यानी कि मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशनल से फोर्स आते हैं क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैक्रो, ठीक है, साउंड एंड वेव से क्वेश्चन आ जाता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, लाइट। तो दीज आर टॉपिक्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिनकी बात करने वाले हैं। कुछ मिसलेनियस से भी 1 2 क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी, उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। और मैं सारे क्वेश्चन शायद आज करा दूं, पूरा एक ही वीडियो में कंपाइल करने वाला हूं, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बेहतर एक सलाहकार सीरीज के रूप में आपका एक तरीके से महत्वपूर्ण काम होने वाला है। क्योंकि आप एक बार इन क्वेश्चंस को जब आप कर लेंगे तो आप खुद का एनालिसिस पावर क्रिएट कर लेंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी रणनीति तैयार कर लेंगे दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, देखो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन को यूपीपीसीएस में, आरओ में, यूपी के स्पेशल पीसीएस मेंस वगैरह में सब, तो ये सारे क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो यहाँ से मिस करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। और मैं जो अभी जनरली क्वेश्चन एग्जाम्स में आए उनकी भी मैं चर्चा करते रहूंगा, साथ साथ जो साथ साथ अभी रिसेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आए उनकी भी चर्चा करेंगे। आज बात करने वाले हैं दोस्तों मात्रक मापन एंड विभिन्न जो मापक हैं उसकी मेजरमेंट, उसकी भौतिक राशियों की बात करेंगे। सम फिजिकल एंड स्केलर क्वांटिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। अब बात करते हैं कुछ यूनिट्स पे। हालांकि ये इजी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ माइनर्स गलतियां होती हैं एक्यूरेसी ब्रेक करने के लिए, जहां गलतियां होने के चांस हैं। पास्कल आपके आरओ एग्जाम में जो 27 जुलाई 2025 में अभी हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्कल किसकी यूनिट है, क्या है, कैसे है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई रिपीट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, बट मेरा मानना है कि क्वेश्चन रिपीट हमेशा से होते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो दायरा है कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होती है उसकी थ्योरीज, थोड़े से क्वेश्चन को बदल के टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया जाता है, बाकी का बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल सकता। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या है। आपको बहुत सारे युग्म में सही सुमेलित नहीं है पूछना है। देखो मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा कहानी नहीं बोलूंगा, आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो। क्वेश्चन पे आइए, जो काम की चीजें उनकी बात करें। ये कह रहा है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, मात्रा है और उनकी एसआई मात्रक है। क्वेश्चन है दाब या दबाव का मात्रक पास्कल होता है, सही है। लेंस की क्षमता, जो आप लेंस लगाते हो उसकी क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। इंपोर्टेंट है ये, देखो पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत पीछे नहीं है, अभी 22 का ही क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में नहीं मापी जाती दोस्तों, उसके लिए बैकुरल इकाई है। बैकुरल ने इनकी खोज की थी और उन्होंने अपने ही नाम से एक यूनिट बनाई। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनकी सक्रियता के लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए क्यूरी नहीं होता है उनका एसआई मात्रक, बैकुरल उनका एसआई मात्रक होता है, बैकुरल। गॉट इट। तो दबाव या दाब के लिए पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा और कार्य की जो इकाई होती है एसआई मात्रक वो जूल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की बात कर रहे थे, वो है आपका बैकुरल। आई थिंक आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। इसका मैं एक स्टैटिक पार्ट है वो भी थोड़ा सा इसमें कंपाइल कर सकता हूँ आज अगर टाइम मिला तो, जो मेरे पास कुछ कंटेंट है थ्योरी वाइज। नेक्स्ट है दाब। दाब पे आप लगाइए पास्कल, जल्दी जल्दी लगाइए। बल न्यूटन हो गया, तापक्रम क्या है उसका, केल्विन, ऊर्जा की इकाई जूल हो गई दोस्तों, लगा लो। 3 हो गया, 3 के बाद 1 3 1 इसमें, तो आंसर इज डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। डी इज योर आंसर, 3 1 2 4 इज योर राइट आंसर। देखो डी इज द राइट आंसर। दाब पास्कल हो गया, बल न्यूटन हो गया, तापक्रम केल्विन और ऊर्जा जूल, जोल। ऊर्जा जूल और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, वर्क का मात्रक भी जूल होता है। देखो थोड़ा स्पीड से निकलेंगे क्योंकि आपको रिवाइज करना है, आपको पता तो है सब, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार 20 में आया और भी बार आया। रिंगल मेन स्केल की बात करें। रिंगल मेन स्केल का उपयोग निम्नलिखित के घनत्व के मापन में, यानी कि इससे रिंगल मेन स्केल से सबसे पहले तो डेंसिटी का मापन होता है। कौन सी डेंसिटी का, जो स्मोक होता है, धुआं, जो धुआं की डेंसिटी होती है उससे रिंगल मेन स्केल से धुआं, यानी कि जो धुएं का घनत्व है उसे मापने में सहयोग मिलता है। इसका आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे मैक्सिमिलियन, याद रखना, मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा किया गया, किसकी धुएं के घनत्व को मापने के लिए फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे मैक्सिमिलियन रिंगलमैन, उनके द्वारा इस धुएं के मापन के लिए रिंगलमैन स्केल बनाया गया। ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है, डेसिबल, ऊपर बात हुई है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल प्रदूषित जल है, तो वहां बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, बीओडी बढ़ जाता है, तो वहां प्रदूषित जल की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रा कौन सा नहीं है। देखिए बात हुई है बैकुरल है,
रदरफोर्ड है, क्यूरी भी है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक आइंस्टाइन नहीं है, आइंस्टीन नहीं है दोस्तों। बैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी तीनों हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने बैकुरल को क्या माना है? आंसर माना है, क्यूरी को आंसर नहीं माना है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो मात्रक है, यहाँ पर इन्होंने क्यूरी को नहीं माना है, बट यहाँ पर ये 2022 का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा है? 2000 किसका है? लेकिन औरों के कंपैरिजन में क्यूरी को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, इसलिए याद रखना बैकुरल, क्यूरी और रदरफोर्ड ये रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं तीनों। ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे भारी तत्व जिनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात, याद रखना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1:5 से ज्यादा है, यानी कि न्यूट्रॉन की मात्रा 1 है और प्रोटॉन की मात्रा 5 है, तो क्या है? उनके नाभिक अस्थायी होते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 5 होंगे, तो उनके न्यूक्लियस क्या होंगे? अस्थायी, टेम्परेरी होंगे। दोस्तों याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस सब ऑप्शन में बना के पूछे जा सकते हैं। तो उनके नाभिक कैसे होंगे? अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनमें अल्फा, बीटा व गामा किरणें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग किरणें होती हैं। कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा किरणें। अल्फा, बीटा और गामा किरणें इनका क्या होता है? इनको उत्सर्जित होती हैं, यानी कि स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इनमें अल्फा, बीटा व गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। उनकी इस प्रकृति को रेडियो सक्रियता तथा ऐसी किरणों को रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। तो ये किरणें कैसी हो गई? रेडियो सक्रिय किरणें हो गई। और उनकी जो ये प्रकृति है, क्या प्रकृति है? जो अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, वो रेडियो सक्रियता कहलाएगी उसकी दोस्तों। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बल। न्यूटन के समरूप योगों को चयनित करना है। जैसे बल का मात्रक है न्यूटन, वैसे इसमें से धारा का मात्रक एम्पियर है। शक्ति का मात्रक यूनिट क्या हो सकता है? तो डी इज द राइट आंसर। जिस प्रकार से बल की इकाई न्यूटन होती है, उसी प्रकार से विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, वाट शक्ति का मात्रक है वाट, धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता, क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जा सकती है डेसिबल से। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, जो आपके कलर है उनको ये तरंगदैर्घ्य उसकी वेवलेंथ के हिसाब से नापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम उसके एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। याद रखना, ध्वनि तरंगों के आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर होती है। यदि ध्वनि तरंगों से लघु आयाम होता है तो ध्वनि मंद होगी, और ध्वनि तरंगों से दीर्घ आयाम होगा तो कैसी होगी? ध्वनि प्रबल होती है। ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल क्या है? ऊपर बात की ध्वनि स्तर की एक माप है। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा, आप स्टॉप करके रोक सकते हो, पॉज करिए, आप देख लीजिए। आप देखते हैं उच्च वेग। उच्च वेग है हाई मैक में। आप देखते हो जो मैक में चलती है बहुत सारी, जो हाइपरसोनिक और सोनिक हमारी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो मैक में चलती है। जो मैक होता है दोस्तों, वो ध्वनि की गति से तेज होता है, बहुत तेज होता है, यानी कि 1 गुना मैक है तो उसमें क्या होगा? 1 मैक की गति ध्वनि की 0 डिग्री सी चाल पर 332 मीटर पर सेकंड होती है। याद रखना, कितनी? 332 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। तो उच्च वेग जो हाई वेलोसिटी है उसका मात्रक हो गया मैक, और आपका तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो गया एंगस्ट्रॉम, दाब का मात्रक पास्कल है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल है। 1 2 3 4 ABCD से मैच कर रहा है, तो इनकी शादी करा दो। नेक्स्ट बात होगी, विमानों के उच्च वेग को मापने में मैक संख्या नामक यात्रा का प्रयोग किया जाता है। 1 मैक गति देखो यहाँ पर है, 0 डिग्री चाल पर 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, यानी कि जो लाइट की वेवलेंथ है उसे एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। दाब को पास्कल होता है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसी प्रकार विशिष्ट ऊष्मा के लिए जूल प्रति किलोग्राम, यह भी फंसा सकता है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन नामक मात्रक का विशिष्ट ऊष्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन नामक मात्रक। ठीक है गाइस, अब आ जाओ त्वरण क्या है, बल क्या है। देखो जो जो पता लगा दो। बल का न्यूटन हो गया, ठीक है। त्वरण का न्यूटन पर सेकंड है क्या? कार्य का जूल हो गया, तो 3 और 1 लगाओ ऊपर जाके। यानी कि अगर बल यानी कि बी और सी पर 3 और 1 है, बी और सी पर 3 और 1 है, बी और सी पर क्या है? 3 और 1, बी और सी पर 3 1 है और किसी में नहीं, 4 3 1 2 निकल गया आंसर। त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन हो गया, कार्य का जूल हो गया, आवेग का न्यूटन पर सेकंड हो गया। त्वरण का जो एक्सेलरेशन है, जो वेग की दिशा होती है, उसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, आई होप मेरी कहानी आप तक पहुंच रही है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन में वेलोसिटी की जो वेलोसिटी की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि आपके वेग में परिवर्तन की जो दर है, जो रेट है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब वस्तु की वेग में प्रति सेकंड वृद्धि हो रही होती है, परंतु प्रति सेकंड वेग घटने को मंदन कहते हैं। ठीक है, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। अब वेग क्या? गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को, डिस्प्लेसमेंट की दर को वेग कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे वस्तु का आवेग कहते हैं, यानी कि उसके संवेग में जो चेंजेस हैं उससे उस वस्तु का आवेग कहते हैं। अर्थात वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है
आवेग लगने वाले बल और समय का गुणनफल होता है वह राशि जो वस्तु की विरामावस्था या समरूप गत्यावस्था में परिवर्तन लाती है उसे बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन की गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पारसेक इकाई है, दूरी की ऊपर बात की है, ये आरओ का क्वेश्चन है 2025 का 27 मई वाला। पारसेक आया हुआ है। पारसेक खगोलीय दूरियां मापने का एक यंत्र है जो खगोलीय दूरी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उन्हें नापने के लिए दोस्तों पारसेक जैसी यूनिट्स यूज की जाती हैं। एक पारसेक में कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। कितना होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है एक पारसेक में, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। समय की इकाई है सेकंड, मिनट, घंटा। चुंबकीय फ्लक्स इंपोर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर, ये याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर और दूरी की इकाई है नॉटिकल मील। अब नॉटिकल मील जब समुद्र में जाता है कोई जहाज उससे नॉटिकल माइल्स में भी नापा जाता है और उसकी एक नॉटिकल माइल की दूरी होती है 1852 यानी कि 1852 मीटर। किलोमीटर क्या है, किलोमीटर और प्रकाश वर्ष क्या है, यानी कि किलोमीटर ये है किलोमीटर, प्रकाश वर्ष क्या है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और माइन्यूट सी गलतियां होती हैं। लोगों ने अब एक क्वेश्चन आया था कि 1 मीटर में 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर होते हैं, ऐसा कुछ था आरओ में, मुझे एग्जैक्टली हाँ ऐसा था। 1 नैनोमीटर में कुछ था 10 की पावर -9 मीटर, ये क्वेश्चन था। देखो ये वाला, इसको गलत किया 10 की पावर 9 लगाया है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन, आप गलत करते हो। बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। सिर्फ किस लिए गलत हुआ है, आता सब उनको रिवीजन नहीं हुआ मल्टीपल टाइम और वो चीज क्या होगी माइंड से स्लिप हो गई। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना हो गया 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है फर्मी मीटर। ये क्वेश्चन आते हैं 2 बार क्वेश्चन आया है। देखो तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर है, इनमें से फर्मी मीटर है, यानी कि एक फर्मी मीटर में होता है 10 की पावर -15 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर -10 मीटर और एक नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -9 मीटर, एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर। यही क्वेश्चन आरओ में डायरेक्ट आया है 2025 आरओ में, याद रख लेना इसको। फर्मी वह मात्रक है, देखो दोबारा रिपीट हुआ, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है लंबाई का ऊपर वाले ऑप्शन में से सबसे छोटा मात्रक फर्मी था। फर्मी लंबाई मापने की छोटी इकाई होती है, इसको 10 की पावर -15 मीटर इकाई यानी कि 10 के घात में व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक एफ है। नाभिकीय व परमाणिक दूरियां मात्रक जो है फर्मी में ही मापे जाते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकंड है। आवेग का क्या है न्यूटन सेकंड। इस तरह की कहानियां हम बताते रहेंगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहिए दोस्तों। नाउ बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है आपका प्रकाश वर्ष दोस्तों, कंफ्यूजिंग है बताइए। प्रकाश वर्ष एक साल में चली गई दूरी, डिस्टेंस। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में जो चली गई दूरी है एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, यानी कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष दूरी को कहा जाता है। प्रकाश की चाल कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। मैं देसी भाषा में बताता हूँ क्योंकि हमारे बहुत से लोग देसी हैं, उनको हिंदी में अच्छी सब समझ में आता है, सबको हिंदी इंग्लिश का पता है, ऐसा नहीं है। तो प्रकाश की चाल कितनी हो गई 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की लाइट की चाल है। समय की इकाई दोस्तों, समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। समय की इकाई देखो प्रकाश वर्ष से लगेगा, वर्ष मतलब समय की इकाई है नहीं, ये आपकी दूरी डिस्टेंस की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, किसके द्वारा सूर्य के प्रकाश द्वारा। अतः प्रकाश वर्ष किसका समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। कार्य का मात्रक है जूल, आंख बंद करके क्वेश्चन लगा दो। वाट शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, डाइन भी बल का मात्रक है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि W बराबर F इंटू डी। जो बल का है वह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी कि ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर इसको कहते हैं कार्य का मात्रक, या जूल, या तो न्यूटन मीटर हो सकता है या जूल, याद रखना न्यूटन मीटर भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन या डाइन सीजीएस प्रणाली में और ये एमकेएस प्रणाली में न्यूटन। एक न्यूटन में होता है 10 की घात 5 डाइन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शक्ति का मात्रक हो गया वार,
सॉरी वॉट, शक्ति बराबर होता है शक्ति का पावर कब आती है, जब आप कार्य करते हो और कितने समय में करते हो उसको अगर उससे भाग कर दिया जाए तो आपको आपकी शक्ति मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एक मजदूर क्या होता है, एक दीवार को 6 घंटे में बनाता है, तो उसके द्वारा क्या गया, शक्ति कितनी लगी ये निकल आएगी। तो शक्ति की इकाई क्या करती है, वाट या किलोवाट। एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काफी बार आया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नॉट, जो नॉटिकल माइल से नॉट कहते हैं, सॉरी नॉट, KNOT होता है नॉट। ये जहाज की चाल की माप, जो जहाज है आपका शिप है जो समुद्र में चलता है उसकी माप की इकाई है नॉट। नॉटिकल मील, उसके जहाज के द्वारा दूरी को व्यक्त किया जाता है, यानी कि कितनी दूरी चली गई, कितने नॉटिकल माइल चला है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को कहते हैं नॉटिकल माइल। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऊपर बात कर चुके हैं और ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया। एक एंगस्ट्रॉम में 0.1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। थोड़ा सा प्यार दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी जो बैटरी में आता है वो होती है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी बंधन ऊर्जा मापन की इकाई है। नाभिकीय कणों के सहयोग से किसी नाभिक के बनने में निर्मुक्त ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, जो उसमें होने वाले द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। द्रव्यमान क्षति को पारमाणविक क्या कहते हैं, परमाणविक द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट AMU तथा बंधन ऊर्जा को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, निम्नलिखित में से SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्य की इकाई जूल, कंफ्यूजन हो जाता है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम। ठीक है, बल का क्या है, न्यूटन। दाब का इकाई डाइन है। दाब की इकाई ऊपर बात होती, इट इज पास्कल। आपको सूची 1 से सूची मिलाना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्यूसेक जो होती है दोस्तों वो क्या है, क्यूसेक से आप किसी भी द्रव यानी कि पानी के प्रवाह की दर या किसी भी द्रव के प्रवाह की दर, रेट ऑफ उसका फ्लो क्या है वो नापते हो। नेक्स्ट, बाइट क्या होता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है। रिएक्टर, इससे भूकंप की तीव्रता और बार इससे दाब नापते हो। तो आंसर हो गया 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। क्यूसेक से दोस्तों द्रव प्रवाह की दर को मापा जाता है, जबकि बाइट कंप्यूटर के संग्रहण क्षमता के मापन की इकाई है। भूकंप की तीव्रता का मापक रिक्टर पैमाना होता है, जबकि जो बार है वो वायुमंडलीय दबाव का मात्रक है, जिसमें वायुमंडलीय स्थिति स्पष्ट होती है। अब यहां मिलाओ तरंग दैर्घ्य दोस्तों, वेवलेंथ किसका है, वेवलेंथ बताइए, एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा किसका है, जूल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति हर्ट्ज में नापते हैं। तो क्या हो गया, 2 3 4 1 इज द राइट आंसर। 2 3 4 1 यानी कि ए इज द राइट आंसर। ध्वनि की तीव्रता को एंगस्ट्रॉम में, ऊर्जा का मात्रक जूल है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है दोस्तों। नेक्स्ट, वॉट शक्ति हो गया, नॉट समुद्र जहाज की गति हो गई, नॉटिकल माइल नौसंचालन हो गया, कैलोरी ऊष्मा, ऊष्मा की ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो गया C 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। देखो मैं एक तरीके से दोस्तों इन सब का ना रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, आपका रिवीजन भी होगा और आप अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, पारसेक समय की इकाई है क्या, पारसेक दोस्तों एक खगोलीय इकाई है, ये कंफ्यूजिंग करता है आरओ यारो में, और देखो यहाँ पे 2017 में भी आया क्वेश्चन है, लोग कह रहे हैं रिपीटेड नहीं है, भाई रिपीटेड है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता है, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। पारसेक खगोल शास्त्र में यूज होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, पारसेक लंबाई की खगोलीय इकाई, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई और हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, मेगावाट बिजली का मापन किया जाता है, किसलिए, उत्पादित की जाने वाली इकाई को दोस्तों। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है, उत्पादित जो होती है प्रोड्यूस होती है उसको मापने के लिए मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है, जो प्रति सेकंड क्या होता है, प्रति सेकंड 10⁻7 अर्घ या 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट है। किलोवाट में है एक विद्युत शक्ति की इकाई है जो 1000 वाट पर लगभग 1.34 अश्व शक्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊष्मा की इकाई क्या है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, यह सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ताप की इकाई है दोस्तों, ऊष्मा की इकाई नहीं, ये टेम्परेचर की इकाई है, याद रखना। अर्घ, कैलोरी और जूल, ये याद रखना, ये तीनों जो इकाइयां कैलोरी और जूल और अर्घ, ये तीनों इकाइयां ऊष्मा की हैं। सेंटीग्रेड ताप की इकाई है, टेम्परेचर की इकाई है। अर्घ ऊष्मा की CGS इकाई है, CGS, जबकि कैलोरी और जूल ऊष्मा की SI इकाई है दोस्तों। पूछ सकता है कि भाई कार्य ऊष्मा की CGS इकाई कौन है, तो अर्घ, ठीक है, और SI कौन है, कैलोरी और जूल। इस प्रकार कैलोरी, जूल और अर्घ ऊष्मा की इकाई है, जबकि सेंटीग्रेड ताप की इकाई है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है,
जब हम ऊर्जा का उपभोग औद्योगिक इकाइयों में बड़ी मात्रा में करते हैं तब इसका यूज किया जाता है। तो जूल का उपयोग ना करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं दोस्तों। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा की मात्रा होती है, तो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलो की विद्युत शक्ति 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति है। 1 किलोवाट घंटा बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 1000। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई सही है। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस तापमान की इकाई है दोस्तों, उष्मा की नहीं। यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। तापमान और उष्मा में आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। देखो सीजीएस प्रणाली में सयांता गुणांक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, उसकी इकाई होती है दोस्तों। कौन सी होती है? डाइन सेकेंड। डाइन सेकेंड होती है दोस्तों किसमें? सीजीएस प्रणाली में। किसी द्रव या गैस की एक परत को दूसरी परत पर फिसलने पर उनके मध्य घर्षण बल लगता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसे सयान बल या द्रवों या गैसों में उपस्थित इस गुण को सयांता कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में सयांता गुणांक की जो इकाई है उसे पॉइज या डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं दोस्तों। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है डाइन सेकेंड सयांता गुणांक की इकाई। सयांता गुणांक की इकाई डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। रेडियो धर्मता की इकाई देखो, ऊपर भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहां भी इन्होंने गलत रखा है क्योंकि यहाँ ने क्यूरी को माना यहाँ पे भी, जबकि ऊपर उन्होंने आंसर गलत रख दिया था। क्यूरी इज द राइट आंसर। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकंड 3.7 इंटू 10 की पावर 10 विघटन होते हैं, ठीक है, वह 1 क्यूरी कहलाता है। क्यूरी क्या है? यानी किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें 1 सेकंड में 3.7 इंटू 10 की पावर 10 विघटन होते हैं, 1 क्यूरी कहलाता है। रेडियो धर्मता का अन्य मात्रक क्या है? बैकोरल भी है, ठीक है। एक बैकोरल में 1/6 पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह मूल एसआई मात्रक नहीं है न्यूटन। एम्पियर, कैंडेला, केल्विन क्या ये मूल एसआई मात्रक हैं? भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एसआई मात्रक न्यूटन नहीं है क्योंकि एसआई पद्धति में अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इसी का ज्यादातर यूज होता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक। ये मूल मात्रक समझ लो। एसआई पद्धति में मीटर है, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। 2 पूरक मात्रक हैं, रेडियन और स्टेडियन। यानी कि जो मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ये क्या है? ये मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। बल का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एसआई पद्धति में है। न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है, बट न्यूटन एक मूल एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों। तो एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन नहीं है। इसका एसआई मात्रक बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है? कौन नहीं है? वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सीजीएस में गॉस होता है, याद रखना। गॉस जो है सीजीएस पद्धति में चुंबकीय मैग्नेटिक एरिया का, मैग्नेटिक एलेक्स का मात्रक है गॉस। एमकेएस में होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एसआई में टेस्ला। एसआई में टेस्ला होता है, जो टेस्ला कंपनी है एलन मस्क की, उसी से है ये टेस्ला, ठीक है। नहीं, उसी से नहीं है, उस मात्रक से है कंपनी टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है सीजीएस में गॉस हो गया, एमकेएस में वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये टेस्ला है। वेबर क्या है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, ठीक है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का क्या है? एसआई मात्रक है दोस्तों। तो कह रहे हैं कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है, ठीक है। तो ये एसआई मात्रक है वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का नहीं। तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का है और ये चुंबकीय क्षेत्र के हैं गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्र है तो एरिया लगेगा, और यह टेस्ला। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? अब इसमें बल लग गया, अब क्या लग गया? बल। तो ये हो गया टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल, ये हो गया टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक एसआई पद्धति में टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गॉस तथा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। डेसिबल मात्रक है, ऊपर भी बात हुई है। ध्वनि का, ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि तरंगों की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है, मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, आप देख सकते हो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाब पास्कल का हो गया, ऊष्मा का जूल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर अभी ऊपर बताया। प्रेरक जो प्रेरकत्व है, सॉरी गाइस, प्रेरकत्व का मात्रक है ओम नहीं है। प्रेरकत्व का मात्रक होगा आपका हेनरी, याद रखना, इंपोर्टेंट है। दाब का पास्कल, ऊष्मा का जूल, प्रेरक का मात्रक हो गया हेनरी। जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का मात्रक आपका क्या है? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का हो गया वेबर, जो ऊपर हमने बताया था। तो सी इसमें मैचिंग में नहीं था। देख रहे हैं कितने क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। अब आमतौर पर आते हैं
किस पर? मापन पर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में, आपको पता होगा क्या है। समुद्र की गहराई मापने हेतु फैदम पैमाने का यूज करते हैं। एक फैदम का मान है 1.83 मीटर, उसके समतुल्य होता है। ऐसा सब ऑप्शन में बना के पूछा जा सकता है, तो मिस नहीं करना आपको। एक फैदम क्या है? 1.83 मीटर के समतुल्य। हवाई जहाज तथा पोत के गति के लिए नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉटिकल की गति किसके बराबर होगी? देखो पूछ लिया। 100 नॉटिकल की गति कितनी होगी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर। 115 मील प्रति घंटा। एक नॉटिकल माइल में होता है 1.15 मील, तो 100 नॉटिकल मील में 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगा दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा के मान क्या है? ऊपर मैंने बताया था 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी कि 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटे का मान, जूल में। नेक्स्ट है, माप की कौन सी इकाई 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ये आपका सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में 0.3937 का गुणा करने पर इंच प्राप्त कर लेंगे। वहीं 1 मीटर प्राप्त करने के लिए 39.37 इंच होता है। कितना? 1 मीटर में 39.37 इंच। वहां 1 डेसीमीटर में कितना होगा? 3.937 इंच। दोस्तों तेल का एक बैरल, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कितना होता है? 159 लीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, आया हुआ क्वेश्चन है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर में पूछा जाता है, अभी ये पूछा गया था मीटर में, तो होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो 1 माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। यही क्वेश्चन आरओ 2025 यानी कि 27 जुलाई 2025 को आया है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। 1 फर्मी मीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ज्ञातव्य हो कि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर की बात हो रही है। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखा दूं दोस्तों, पास्कल और ये वाले, 1 मिनट रुक जाओ बस। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंकित करती है कहलाती है 1 पार्सेक। ठीक है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंकित करती है कहलाती है 1 पार्सेक। ठीक है, 1 मिनट और रुको। कौन सा सही है? 1 मीटर में होता है 10 की पावर 9 मीटर। 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। यही 1 नैनोमीटर में उल्टा हो गया। 1 नैनोमीटर में कितना था? 10 की पावर -9 मीटर। ये जो अभी हम बता रहे थे दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ, आंसर देख सकते हो, सी इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मैंने आपके निकाल दिए दोस्तों। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट बात करते हैं। अब बैक टू द पॉइंट, बैक टू द क्वेश्चन। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मापक हैं, विभिन्न मापक यंत्र हैं, बात करते हैं। ये भी आते हैं कई बार, सूची 1 से मिलाना है। एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर से दोस्तों वायु वेग को नापते हैं। सिस्मोग्राफ से आप भूकंप को नापते हैं। बैरोग्राफ से आप वायुमंडल की दाब नापते हैं। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। आंसर हो गया 3, 1, 2, 4 इधर राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नीचे भी सही से मिलते हैं। एनोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर हो गया वायुमंडल आर्द्रता। अब आते हैं ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीनोमीटर का दोस्तों। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग दोस्तों वृद्धि दर नापने में किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधों की जो वृद्धि दर है, प्लांट की वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर सूक्ष्म आकार का एक माइक्रोमीटर है जिसमें पौधों की वृद्धि मापी जाती है। गॉट इट? क्वेश्चन यहां से आते हैं दोस्तों, क्या है? ऑक्सीनोमीटर वृद्धि दर नापने में, यानी कि पौधों की वृद्धि दर नापने में यूज होता है। ये एक सूक्ष्म प्रकार का माइक्रोमीटर है जिससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है, जिसका प्रयोगशाला में और खेतों में जो फील्ड है एग्रीकल्चर वाले, उनमें भी प्रयोग होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर। ओडोमीटर से दोस्तों जो वाहनों के पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसमें लगा होता है गाड़ी के मीटर में, तो उससे पता चलता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ओंडोमीटर मिलता जुलता है। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी आवृत्ति। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र है। एमीटर से विद्युत शक्ति मापने का यंत्र नहीं है। एमीटर दोस्तों किसी विद्युत प्रपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, तो डी इज रॉन्ग। अब डी की बात कर लीजिए। जो एमीटर है, ये एमीटर या एम्पियर मीटर किसी विद्युत प्रपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। इसकी सहायता से विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। 1820 ईस्वी में आंद्रे मैरी ने, याद रखना, आंद्रे मैरी एम्पियर इनका पूरा नाम है। 1820 में आंद्रे मैरी एम्पियर ने आविष्कार किया कि यदि किसी चालक, यानी कि चालक मतलब किसी तार में, वायर में कोई जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल का नाम चुंबकीय क्षेत्र रखा गया, यानी इस बल का मान
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और धारा की मान और चालक की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो बल होगा वो होगा F इक्वल टू IBL साइन थीटा। ये रखा गया किसने? आंद्रे मेरी एम्पियर ने। देखो 1 मिनट ज्यादा लग जाए अगर समझ में आता है ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जो मुझे लगता है। ठीक है, आई इसमें विद्युत धारा है, चालक की लंबाई L है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B से इंगित की गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं पारे। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। जो संगत जनरली हम पारे का यूज करते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति इसकी एक विशेषता है। तापमापी एक ऐसा यंत्र है जिसमें ताप मापा जाता है। मुख्य रूप से अल्कोहल व पारा ही ऐसा द्रव है जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में करते हैं जहां टेम्परेचर -40 डिग्री से नीचे तक चला जाता है। बहुत मतलब माइनर जो है, बहुत लीस्ट जो टेम्परेचर होता है उसे तापने के लिए, क्योंकि अल्कोहल जमता नहीं है। उसका क्या है, जो तांबा है, ओ सॉरी पारा है, पारा शायद -7-8 पे या समथिंग नीचे जाके जम जाता है। कुछ एक टेम्परेचर पे पारा जम जाता है, लेकिन जो अल्कोहल है वो -40 डिग्री सी तक नहीं जमता है। इसलिए जो नीचे के तापमापन के लिए इस अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे में उच्च संचालन शक्ति पाई जाती है, जिसमें यह तापमान में होने वाले परिवर्तन को आसानी से प्रदर्शित करता है। तो इसमें उच्च संचालन शक्ति है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर उधर होगा, आपका थर्मामीटर जो आपका फीवर मेजर करता है उसमें भी पारे का ही प्रयोग किया जाता है। तो पारे का तापमान भी 357 डिग्री सी तक ताप का मापन कर सकता है, क्योंकि 357 डिग्री सी पर पारा उबलने लगता है। पारा 357 डिग्री सी पर उबलने लगता है दोस्तों। आगे बात करेंगे कि पारा कितने डिग्री सी पर जमने लगता है। चलो मैं यही दिखा देता हूँ। देखो ये है दोस्तों, ये है इसकी कुछ भौतिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका पिघलने का बिंदु -38.83 डिग्री सी है, और जो उबलने का बॉइलिंग पॉइंट है 356.73 डिग्री सी है। घनत्व इसका 13.534 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, बहुत भारी धातु है ये। और कमरे के तापमान पर ये एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। विद्युत चालकता इसकी कम है और ऊष्मा चालकता भी इसकी बहुत कम है। ठीक है, अब इसका यूज बता देता हूँ एक बार थोड़ा डिटेल में। थर्मामीटर और बैरोमीटर में, तापमान और दाब मापने के उपकरण में, फ्लोरोसेंट लैंप और ट्यूबलाइट में पारे के जो वाष्प है उसका प्रकाश उत्पन्न होता है पारे की वाष्प से। डेंटल अमलगम में, यानी कि जो दंत चिकित्सा है, दांत भरने के लिए पारे का उपयोग किया जाता है चांदी के साथ मिलाकर। खनन में, सोना चांदी निकालने में, विद्युत उपकरण जैसे स्विच, बैटरियां और रिले में। औषधियों में अब सीमित है क्योंकि ये विषैला होता है थोड़ा, इसलिए अब कम यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट और बात करें, ये क्या है? -39 डिग्री सी से नीचे तापमान ना हो तो ये जमता नहीं है। सिंदूर जो है, प्राचीन काल में सिंदूर और आयुर्वेदिक औषधि में भी इसका यूज होता था। पृथ्वी पर यह अधिकतर सिनेबार यानी HGS खनिज से प्राप्त किया जाता है, पारा डायरेक्टली। ठीक है, आप समझ गए पारे के बारे में। ये सारी चीजें पारे के बारे में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसको जमने के लिए -39 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए और उबलने के लिए 357 यानी कि 356.97 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए। अब आते हैं, एक सक्सेटेंट प्रयुक्त होता है। ये क्या है? एक सक्सेटेंट प्रयुक्त होता है। क्या है ये? इसकी बात करते हैं। जो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए एक सेक्सटेंट, ये सेक्सेटेंट प्रयुक्त होता है दोस्तों। सेक्सटेंट किसी वस्तु की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है जिसकी सहायता से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी एवं वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। किससे? इस सेक्सेटेंट से दोस्तों। ठीक है, क्या है? किसी वस्तु की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का यूज होता है वो क्या है? तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, लक्समीटर। लक्समीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है। वायु का जो वेग है, एयर वेग, पवन का वेग, एनीमोमीटर से। ठीक है, इस यंत्र से वायु का वेग मापते हैं। अल्टीमीटर से एक प्रकार का वैज्ञानिक तंत्र है। कैसा वैज्ञानिक यंत्र है? विमान की ऊंचाई नापते हैं। इससे अल्टीमीटर से कि भाई विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप क्या है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। हृदय की, जब आप डॉक्टर देखोगे स्टेथोस्कोप लेके घूमते हैं, वो होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। लक्समीटर मैंने बताया प्रकाश की तीव्रता के लिए। डी पर एक है, सब हटा दो, डी पर एक लगा दो। अब बचा ये स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि। स्पेगनोमैनोमीटर, ये क्या है? स्पेगनोमैनोमीटर से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नापते हैं। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता नापते हैं। तो क्या हो गया? बी पर 4 हो गया, तो 3, 4, 2, 1 इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेथोस्कोप दोस्तों हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए क्या स्टेथोस्कोप को यूज किया जाता है। स्पेगनोमैनोमीटर जो है, स्पेगोमैनोमीटर है, इसके रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, और कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता
तथा लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने का यंत्र है, अभी बात की थी, स्पेगोमेनोमीटर दोस्तों, ठीक है, रक्तदाब मापी यंत्र है। इसका उपयोग धमनी जो आर्टरीज में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वहीं एक्टियोमीटर इज वेरी इंपोर्टेंट, जो ये है एक्टियोमीटर, एक्टियोमीटर से सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन होता है, याद रखना, एक्टियोमीटर इज यूजफुल फॉर सन रेज, सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन एक्टियोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन, और टैक्योमीटर जो होता है वो मोटर बोट तथा वायुयान में घूर्णन गति का मापन करता है टैक्योमीटर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? कौन सी युक्ति है? यह सिस्मोग्राफ के द्वारा दोस्तों। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाले यंत्र है। काइमोग्राफ क्या है? काइमोग्राफ दोस्तों शरीर की क्रियाओं का ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि, ये सब काइमोग्राफ में आता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र है, जैसे मैंने पहले बताया। पेरिस्कोप यह आया हुआ क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पेरिस्कोप पूछा जा सकता है। तो पेरिस्कोप दोस्तों प्रकाश के परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन पर काम करता है। इस का उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। पेरिस्कोप का जब पनडुब्बी में जब वो नीचे जाती है समुद्र में, तो उससे जो रिफ्लेक्शन आती है, जो रेज आती है लौटकर, उससे पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। वह थर्मामीटर जिससे 2000 डिग्री सी तक तापमान मापने हेतु उपयुक्त है। आपने देखा होगा पारे से तो आप नहीं नाप सकते, क्योंकि पारा आपका जम जाता है। पारा आपका 356-57 डिग्री पर क्या बन जाता है? उबलने लगता है। तो 2000 डिग्री सी तो बहुत टेम्परेचर हो गया। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यानी कि पूर्ण जो है विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर द्वारा 2000 डिग्री सी तक के तापमान को मापा जाता है। ये क्या है? पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। किसके लिए? जो पायरी हीलियोमीटर दोस्तों वो किस लिए किया जाता है? ये सन स्पॉट्स को नापने के लिए। किसके? पायरी हीलियोमीटर का उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। पायरी जो हीलियोमीटर है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, ठीक है। तापमानी जो है ये पायरो हेलियोमीटर स्टीफन के नेम पर आधारित है, ठीक है। किसके नेम पर? स्टीफन के नेम पर। इससे सोलर का जो रेडिएशन है उसको नापने में इसका यूज किया जाता है, मापने में, ठीक है। जिसके अनुसार उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है, यानी कि ई जो प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 के। इस ताप मापी से 800 डिग्री सी से नीचे का ताप नहीं मापते दोस्तों। मतलब अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सी से नीचे का है तो इस पायरो हेलियोमीटर से वो टेम्परेचर नहीं मापा जाएगा, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्या है? सोलर रेडिएशन मापने का एक बहुत बेहतरीन यंत्र है। क्या? पायरो हेलियोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, यार अभी बताया था मैंने, पायरोमीटर ऊपर है, मापन किया जाता है। समझो यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है। देखो रिपीटेड, देखो इसका रिपीटेशन देखो, आ ही रहा है, करीब 4-5 साल से तो आया है। चिकित्सा संबंधी जो थर्मामीटर है, जिसमें इस थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु होता है आपका 35 डिग्री सी, यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। उच्चतम बिंदु है इसका 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 43 डिग्री सी अंकित होता है। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर में इसके द्वारा -200 डिग्री सी से 1200 डिग्री सी तक के ताप मापे जाते हैं, प्लेटिनम वाले से। वही ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर से इससे 200 डिग्री सी से 1600 डिग्री सी तक के ताप मापे जाते हैं। वहीं पायरोमीटर दोस्तों 1500 डिग्री सी से अधिक ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के मापन में किया जाता है? यह है पायरोमीटर। पायरोमीटर दोस्तों अत्यधिक उच्च ताप मापन के लिए यूज होता है। वहीं फोटोमीटर की बात करें, फोटोमीटर विभिन्न प्रकाश सोर्स को प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के लिए फोटोमीटर का यूज होता है। यानी कि जो विभिन्न प्रकाश के सोर्स हैं उनकी प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के लिए फोटोमीटर का यूज होता है। वहीं फोनोमीटर की बात करें, ध्वनि की तीव्रता तथा इसका स्पंदन करने के लिए। हाइड्रोमीटर की बात करें, द्रव का घनत्व एवं मापन हेतु हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों। तो फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं इसका स्पंदन, हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व एवं मापन हेतु इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फोनोमीटर होगा ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन। सोनार दोस्तों, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए? सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इसका उपयोग समुद्र तल की गहराई अथवा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है।
सोनार दोस्तों अधिकांशतः नौ संचालनों का उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पराश्रव्य यानी कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग इस यंत्र में, हाइपरसोनिक क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग इस यंत्र में किया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आमीटर क्या होता है? आमीटर दोस्तों विद्युत धारा, जैसे मैंने बताया। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है आपका सापेक्षिक आर्द्रता। बैरोमीटर क्या होता है? दाब, स्प्रिंगतुला, भार। आंसर इज 3 4 1 2। आमीटर दोस्तों विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है इसको दर्शाता है। बैरोमीटर जो वायु दाब मापी यंत्र है, यह वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता तथा स्प्रिंगतुला से भार ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? मैनोमीटर दोस्तों दाब मापता है, ठीक है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन का पता चलता है। कार्डियोग्राफ से हृदय गति। और जो सिस्मोमीटर है भूकंप मापी होता है, पृष्ठतल की वक्रता नहीं होती इससे। सिस्मोमीटर यानी कि भूकंप मापी से भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल पैमाने का प्रयोग करते हैं। वही मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में जिससे कार इंजन आदि चलता है उनका यूज किया जाता है। कार्डियोग्राफ जो है हृदय की गति, ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 56 में कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर होता है वायु की चाल, ठीक है। एमीटर से विद्युत धारा। टेक्योमीटर ऊपर भी बात कर चुके हैं। टेक्योमीटर से दोस्तों वायुयान या मोटर नाव में घूर्णन की गति का पता लगाते हैं। घूर्णन की गति का टेक्योमीटर जो है वायुयान में तथा मोटर नाव में घूर्णन की गति का पता टेक्योमीटर से लगता है। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान, जो 1500 डिग्री सी से ऊपर के तापमान है उन्हें नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एनोमीटर से वायु की गति। आमीटर से विद्युत धारा। टेक्योमीटर से घूर्णन की गति। पायरोमीटर से उच्च तापमान। आंसर आपका आपके सामने है। ऑडिट। नेक्स्ट हो गया बी इज द राइट आंसर। एनोमीटर से वायु की गति, आमीटर से विद्युत धारा, टेक्योमीटर घूर्णन की गति, पायरोमीटर से उच्च तापमान। नेक्स्ट बात करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है दोस्तों किसमें? हाइग्रोमीटर से। ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता इससे। और पोटेंशियोमीटर से विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापा जाता है। समझ गए? हाइग्रोमीटर से दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व जो डेंसिटी ऑफ द्रवों की, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, पोटेंशियोमीटर से विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। देखिए सारे ऑप्शंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, बार बार आप इसको देखिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्या है। अब मैं थोड़ा सा सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि आर्द्रता को डिफाइन कर लूं, उसके कार्य बता दूं आपको, क्योंकि थोड़ी सी समझ विकसित आपकी हो जाए। ठीक है, देखो आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प है दोस्तों, एक मिनट, ठीक है, क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जो वाटर वेपर की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मौसम, वर्षा, बादल निर्माण और मानव जीवन पर इसका बहुत असर है। इसके प्रकार बताता हूं आपको क्या है। प्रकार समझो। एक होती है परम आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसी वायु आयतन में वास्तविक जलवाष्प का भार कहलाता है परम आर्द्रता। इसे घन प्रति घन ग्राम प्रति घन मीटर में इसको मापते हैं। एक घन मीटर वायु में 20 ग्राम जलवाष्प है तो ये परम आर्द्रता होती है, यानी कि एब्सोल्यूट आर्द्रता होती है। वायुमंडल में कुल जलवाष्प की सटीक जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। किसी वायु आयतन में वास्तविक जलवाष्प का भार क्या कहलाता है? परम आर्द्रता कहलाता है। सापेक्षिक आर्द्रता की बात हो रही थी अभी, जैसे हमने नीचे देखा, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी तापमान पर यानी कोई एक टेम्परेचर है उस पर वायु में विद्यमान जल वाष्प दाब और संतृप्त जल वाष्प दाब का अनुपात प्रतिशत में होता है, उससे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। जैसे इसका उपयोग होता है सापेक्षिक आर्द्रता का बादल और वर्षा की संभावना बताने में, मौसम के पूर्व अनुमान में, मानव का कंफर्ट लेवल क्या है उसकी बात हो रही है। अब आती है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु में विद्यमान जलवाष्प के भार और वायु यानी कि जल वाष्प सहित के कुल भार का अनुपात विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ मिश्रण अनुपात होता है। देखो बादल बनने और आर्द्रता का संबंध भी इसी प्रकार से है। अगर सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है, और संतृप्त वायु के तापमान के घटने पर यानी कि कूलिंग होता है, एक्सपेंशन करने पर, फैलने पर, तो जल वाष्प कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, और ये संघनन के बाद छोटे छोटे जल कणों या बर्फ के कष्टों में बदल जाता है, और बादल बनने की भी प्रक्रिया इसी से रिलेटेड है, और बारिश हो जाती है। क्या हो जाती है? रेनफॉल हो जाती है दोस्तों, रेनफॉल हो जाती है। जैसे मौसम में, कृषि में इसका यूज होता है ज्यादातर। अब देखो मैं यहाँ बात करूं इसकी ह्यूमिडिटी के, एक और बात कर लेते हैं। इसमें क्या है इसका दुष्प्रभाव?
जब ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, आप देख सकते हैं अत्यधिक आर्द्रता है तो शरीर से पसीना नहीं निकलता है, यानी गर्मी महसूस होती है, अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस बढ़ जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, विशेषकर फंगस और फफूंद जैसी चीजें पनपने लगती हैं, त्वचा शुष्क, होठ फटने लगते हैं, आंखों और श्वसन जलन होता है, धूल अधिक उड़ती है, दिमागी मरीजों के लिए ये खतरा बना हुआ रहता है। और दैनिक जीवन में क्या है इसका, कपड़े और बिस्तर में बदबू और सीलन जैसे आजकल आ रखी है, ज्यादा पसीना आने से असुविधा और थकान, भोजन का लंबे समय तक सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है इस टाइप के मौसम में जब सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती है। ठीक है, हो गया क्लीन। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसमें, हाइग्रोमीटर, ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है, सारा हो गया। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता और पोटेंशियोमीटर विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। नेक्स्ट बात करते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र योग होता है, कौन सा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में वायु की सापेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रोमीटर में द्रवों का घनत्व और फोनोमीटर में ध्वनि की तीव्रता एवं इसका स्पंदन, और ओडोमीटर में क्या होता है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापने वाला यंत्र। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर का कहा जाता है, कौन सा, जो होता है विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को जो यूज किया जाता है उसे पायरोमीटर कहते हैं। ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग -200 डिग्री सी से 1600 डिग्री सी तक तापमापन में किया जाता है। विकिरण तापमापी को दोस्तों पायरोमीटर ही कहा जाता है। जो ताप का मापन किया जाता है, इसका सोर्स अधिकतम दूरी पर स्थित है जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। 800 डिग्री सी अधिक ताप पर ही वस्तुएं विकिरण का उत्सर्जन करने लग जाती है। क्या है, रेडिएशन का उत्सर्जन करने लग जाती है, रेडिएट होने लग जाती है। 800 डिग्री सी से अधिक तक तापमान के मापन के लिए विकिरण तापमापी का प्रयोग भरपूर तरीके से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा, ऊपर बात कर चुके हैं, एनीमोमीटर। आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु के दाब को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, किस पर, रिक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। दाब का पैमाना क्या है, पास्कल इकाई, और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल नामक इकाई से मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, तो दाब का माप हो गया पास्कल और ध्वनि की तीव्रता होगी डेसिबल दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। 63, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र यूज में होता है, सोनार। ऊपर बात हुई है, आया हुआ क्वेश्चन है। सोनार एक टेक्निक है जो नौ संचालन और जल के अंदर संचार करने यानी कि कम्युनिकेशन करने, जल के अंदर डूबी या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। इस तकनीक को समुद्र की गहराई में भी मापी जाती है। वास्तव में इस तकनीक में एक तरफ से ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। जब ध्वनि तरंगों के सामने कोई वस्तु आ जाती है तो वो उससे टकरा कर वापस आ जाती है दोस्तों। टकरा कर जब वापस आती है तो उस वस्तु की दूरी का पता लगा जाता है। तो इसमें क्या होती है, सोनार में ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट बात करते हैं। रेडियो सक्रियता मापी जाती है गाइगर काउंटर से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। जो रेडियो सक्रियता है वो गाइगर काउंटर से, रेडियो सक्रियता दोस्तों गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल, पी क्यूरी तथा एम क्यूरी ने की थी दोस्तों। तो इसलिए जो रेडियो सक्रियता के जो मात्रक है वो बैकरल, क्यूरी दोनों ही हैं। इसके लिए इन तीनों लोगों को वर्ष 1903 में, ये भी याद रखना, 1903 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मैडम क्यूरी को भौतिक व रसायन दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैडम क्यूरी को, उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही नोबेल मिल चुका है। अब बात करते हैं भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है, कौन एक वेक्टर परिमाण है। वेक्टर और स्केलर दो होती हैं। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। वेक्टर वो होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का आवश्यकता होती है, दोनों का एक्सप्लेनेशन होता है। यानी कि वेक्टर में परिमाण भी चाहिए और दिशा डायरेक्शन भी चाहिए, पर स्केलर में सिर्फ क्या चाहिए, स्केलर राशियों में क्या होता है, सिर्फ वेक्टर की जरूरत होती है दिशा के लिए। भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा का भी वर्णन आवश्यक हो, सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। सदिश राशियों के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बल, बल है आप, विस्थापन है, वेग और त्वरण। इनके पास परिमाण के साथ साथ एक दिशा भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 66, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण का क्वेश्चन है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी है, एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। सही है, दोनों ए आर सही है और आर का सही स्पष्टीकरण भी है। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल इत्यादि। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि पहले बताया हुआ है।
इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है, ये क्या है, ये अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद यह एक अदिश राशि है। ये इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि विद्युत धारा में दोस्तों दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश राशियों के जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए आर ए सही है और ए आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्या है, याद रखना, विद्युत धारा ये क्या है, अदिश राशि, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी राशि इसमें से सदिश है, विस्थापन। समय, चाल और दूरी, ये क्या है, ये अदिश राशि है, जैसे मैंने ऊपर ही बताया। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 21 में आया, देखो। विद्युत विभव के संदर्भ में बात करने वाले हैं। क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, मतलब इसके पास परिमाण होता है, दिशा नहीं। यह एक सदिश राशि है, नहीं। विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। एकांक धन आवेश के अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, इसे वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जो सदिश जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है दोस्तों। ये भी किसकी तरह, विद्युत धारा की तरह, इसलिए ये भी एक अदिश राशि है। पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसके कारण थोड़ा आवेश देने या लेने पर इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका, पृथ्वी का दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक चैप्टर हो गया का कंप्लीट। इसी कड़ी में दूसरे चैप्टर की बात करेंगे और इनको करेंगे कंप्लीट। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, पीवाईक्यूज करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भाई पीवाईक्यूज करने के बाद आप अपना एनालिसिस पावर बढ़ा सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, ग्रेविटेशनल एंड द मोशन अंडर ग्रेविटी। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। जहां थ्योरी की नीड पड़ेगी वहां थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, किसका, पृथ्वी का, किसी भी सैटेलाइट में पृथ्वी का वो गोल गोल चक्कर लगा रहा होता है ऐसे करके, तब क्या होता है दोस्तों, तब क्या होता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका, इनमें से पूछ रहा है तो क्या होता है, तो द्रव्यमान उसका हमेशा अपरिवर्तन रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा। उसके मास में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसका जो भार है, वेट है, वो शून्य हो जाता है। याद रखना, कोई व्यक्ति जब पृथ्वी के चक्कर लगाता है किसी सैटेलाइट में तो उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो अपरिवर्तन रहेगा और भार शून्य हो जाता है। जब एक व्यक्ति उपग्रह के, जो उपग्रह है उसमें पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तन रहता है, भार शून्य हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उपग्रह में जो सैटेलाइट है वहां जी का मान शून्य होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी का मान क्या है, वहां शून्य होता है, इसलिए वस्तु का भार शून्य होता है। और जो वेट है आपका, किसी भी वस्तु का वेट है, आपका वेट है, वो जी पर डिपेंड करता है। किस पर, जी पर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है। यह है केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शंस के बत्ती में, जो बत्ती वाली जो लैंप होती है स्टोव में, उसमें तेल ऊपर चढ़ता है। बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है केशिका क्रिया या केशिकत्व। तेल के पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, तेल का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव के कारण ये केशिकत्व क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी बॉडी या पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, किसी बॉडी या पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या होती है, यह एक स्केलर मात्रा होती है, स्केलर मात्रा होती है, या उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में भी होती है। किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसके संवेग के वर्ग यानी कि के अनुपात में होती है, k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में होती है। यह एक अदिश यानी कि स्केलर राशि होती है, याद रखना। गतिज ऊर्जा वस्तु की गति पर निर्भर करती है। जब वस्तु गति में आती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में बदलाव आता है, जो उसकी गति, द्रव्यमान आदि पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा का मुख्य अर्थ है वह ऊर्जा जो किसी भी बॉडी में उस समय होती है जब वह गति में होती है, अपनी डायनामिक स्थिति में होती है। इसलिए इसके आंसर बी और डी दोनों हो सकते हैं। इस तरह से गलत आंसर रखना गलत बात है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट। देखिए आरओ में ऐसा क्वेश्चन आया है, इस तरह का क्वेश्चन आया है। देखिए मैं भी दिखाता हूँ, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा, तूफानी होगा। मौसम तूफानी होगा। क्या होगा, अगर वायु दाब जो है, वायु दाब मापी जिससे आप दाब नापते हैं, प्रेशर नापते हैं, उसकी रीडिंग में सडनली अचानक गिरावट महसूस की जाए तो ये पता लगता है कि मौसम में कुछ तूफानी होने वाला है, यानी कि मौसम में कुछ तूफानी होने के संकेत हैं। क्योंकि यहाँ कम दबाव का क्षेत्र होने से, कैसा, लो प्रेशर का क्षेत्र होने से इस क्षेत्र की तरफ वायु तेजी से प्रवाहित होती है। वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है दोस्तों।
तो इस क्षेत्र का वायुमंडल अस्थिर हो जाता है और एक चक्रवात और तूफान की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो तूफानी होगा, इस तरह का संकेत अचानक गिरावट वायु दाब मापी में दी जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट हो गया आपका। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है दोस्तों? क्या होता है? गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। उस समय क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीएपीएफ का क्वेश्चन है, यूपीएससी का। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तो वहां पे अधिक तापमान के परिणाम स्वरूप गैस के अणु है वो वायु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देते हैं। जब पिस्टन सिलेंडर में अंदर बाहर की ओर गति करता है तो यह गैस को क्रमशः संपीड़ित या विस्तारित करता है। इसके परिणाम स्वरूप यह परिसीमित गैस के दाब में कमी या वृद्धि करता है दोस्तों। क्या करते हैं? ये गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा गलत कथन है? ये आपका गुरुत्वीय बल की ऊंचाई, जो मान की ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, ये गलत कथन है। ठीक है, पहला सही है। विभिन्न स्थानों पर बाहर का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, क्योंकि बाहर का मान डिपेंड करता है जी पर। जहां पर जी का मान कम बढ़ती होगा उस हिसाब से ये पता करेगा, क्योंकि जी का मान जो पोल पे होता है वह ज्यादा होता है, इसलिए पोल पर जी के मान की वृद्धि ज्यादा होने से भार वहां पर पोल पर ज्यादा होगा। दूसरा, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, उसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो उस पर, यानी कि अधिक द्रव्यमान उस पर प्रयुक्त ना हो तब तक गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल होता है, दुर्बल बल होता है। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे गुरुत्वीय बल के बारे में समझना जरूरी है, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और डिटेल करूंगा इसको थ्योरी में, अभी यहाँ समझो पहले। गुरुत्वीय बल प्रकृति में एक आकर्षण बल है और सबसे कमजोर और दुर्बल बल है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है नाभिकीय बल। तो जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। यह प्रकृति का एक ऐसा बल है जो बहुत अधिक दूरी में भी काम करता है, किंतु यह एक कमजोर बल है। परंतु जब वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है तो बल अधिक प्रभावी हो जाता है, यानी कि यह द्रव्यमान पर मैटर करता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का मान विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित होता रहता है, जैसे कि मैंने बताया ये चेंज होता रहता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर इसका मान घटता है। याद रखना, जब पृथ्वी तल से आप हाइट पर जाएंगे तो इसका मान घटेगा। इसका मान ध्रुवों पर अधिकतम, जैसे कि मैंने पहले बताया, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान में समान, प्रत्येक स्थिति में समान, जबकि बाहर जो है उसका गुरुत्वीय तल के अनुसार परिवर्तित होता है दोस्तों। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थिति में समान, जबकि बाहर यानी कि W बराबर mg गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है दोस्तों। अब थोड़ा इसकी थ्योरी बता दूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, एक मिनट होल्ड कर लिया आप। देखो, यह है गुरुत्वाकर्षण के कुछ उदाहरण, हो सकता है वो आगे भी आएंगे, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो पिंड दो पिंडों के एक साथ खींचता है। ठीक है, ये दो पिंडों को एक साथ अपने साथ अट्रैक्ट करके रखता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्य करने वाले बल को यहाँ भी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है। वह बल जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के लिए जिम्मेदार है, वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा से आने वाले बल के कारण ये भी एक फोर्स है। वह बल जो सूर्य में सभी गैसों को रोके हुए है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम पर लगने वाला बल हमें जमीन पर चलने पर मजबूर करता है या हवा में तैरने पर नहीं, ये भी एक क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं। पृथ्वी का जो सार्वभौमिक स्थिरांक है जी का, वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है और द्रव्यमान पृथ्वी का 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम और त्रिज्या है रेडियस उसकी 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। गॉट इट? यह एक क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ले जाया जाता है, यानी आप इक्वेटर से, जो इक्वेटर है इधर नॉर्थ या साउथ पोल पर ले जाते हो, इधर साउथ इधर नॉर्थ पोल पर, तो क्या होता है? उसका भार क्या होता है? समान रहता है, दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है या उत्तरी ध्रुव पर घटता है, या कम हो जाता है या बढ़ता है? दोस्तों, वो जो भार है आप चाहे नॉर्थ में ले जाओ चाहे साउथ में, वो बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से इक्वेटर से उत्तरी या दक्षिण ध्रुव पर ले जाने पर, क्योंकि उसका मान बढ़ता है। क्यों? वह जी का मान क्या है?
जी का मान ज्यादा है, पोल पर जी का मान ज्यादा है, इक्वेटर पर जी का मान 0 है। कितना? 0 है जस्ट इक्वेटर पे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ थोड़ी सी और डिटेल देता हूं मैं आपको। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका त्वरण बढ़ेगा और उसका भार बढ़ जाएगा। अपनी ही धुरी के चारों ओर पृथ्वी का घूमना भी पिंड पर एक बल पैदा करता है। यह प्रभाव पिंड के भार को और कम करेगा। तो इन दोनों के कारण पिंड का भार प्रभावित होता है दोस्तों। यानी समझ रहे हैं, अपनी धुरी पर पृथ्वी रोटेट करती है, जब उस रोटेशन के कारण पृथ्वी का घूमना भी पिंड पर एक बल पैदा करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है। यह जो प्रभाव है वो कोरिलेस फोर्स होता है। यह प्रभाव पिंड के भार को, जो वेट है उसको, ये जो घूमने वाला है ये उसको कम कर देता है। तो इन दोनों के कारण पिंड का भार प्रभावित होता है। यदि पृथ्वी अचानक अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर अपकेंद्री बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर वो अचानक घूमना बंद कर दे। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान सभी स्थानों पर समान होगा अगर पृथ्वी यानी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगी तो दोस्तों। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ घटता है, सही है। यह पृथ्वी की सतह पर भिन्न होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ये जाएंगे तो घटेगा नहीं। मैंने अभी क्या बताया, कब बढ़ेगा, इंक्रीज हो गया। सेकंड गलत, फर्स्ट साइन देखिए, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल ऊंचाई के साथ क्या होगा, घटता है दोस्तों। यस, नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसका एक्सप्लेन बताता हूं आपको, एक मिनट रुको। गुरुत्वाकर्षण ऊंचाई के साथ घटता है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, यानी कि उसकी डिस्टेंस जो होगी पृथ्वी के केंद्र से वो बढ़ती जाएगी। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है। पृथ्वी के चपटे आकार और जो उसका घूर्णन प्रभावों के कारण, जो घूर्णन है उसका क्या है, घूर्णन रोटेशन है, उसके प्रभाव के कारण ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक थोड़ा कम होता है। ठीक है, उच्च ऊंचाइयों पर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी एक पूर्णतः गोलाकार नहीं है, यह एक चपटा गोलाकार है, जिसका अर्थ है कि ध्रुव भूमध्य रेखा की तुलना में पृथ्वी के केंद्र के अधिक निकट है। समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो ध्रुव है, पोल है, वो भूमध्य रेखा की तुलना में पृथ्वी के सेंटर से ज्यादा निकट है, इसलिए वहां पर वेट ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। इसके परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। दोनों कथन सही है क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा आपका थोड़ा गलत हो गया। दोनों कथन सही नहीं है क्योंकि वहां ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने से भार वेट ज्यादा होता है। अब देखो यहां समझो कुछ और है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और अपकेंद्री। गुरुत्वाकर्षण समझ गए आप, पृथ्वी का चपटा आकार भी मैंने समझाया। अपकेंद्री बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल भूमध्य रेखा पर बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर ऐसे काम करता है, जिससे ध्रुवों की तुलना में प्रभावी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। ध्रुवों की तुलना में प्रभावी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, कहां पर, उसकी भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। ऊंचाई का प्रभाव, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पृथ्वी के केंद्र से दूरी और गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसको जो गुरुत्व मापी है उसका उपयोग करके मापा जाता है। ऊंचाई, अक्षांश और स्थानीय भूवैज्ञानिक कारकों के कारण विभिन्न स्थानों पर भिन्नता भी देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक, किसी वस्तु का द्रव्यमान 74.5 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसकी अनुमानित भार यानी कि वेट क्या होगा। W बराबर होता है m इंटू जी। ठीक है, मास इंटू उसका जो ग्रेविटल फोर्स है, यानी कि 9 ग्रेविटेशनल जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका। तो 74 को 9.8 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, 10, 745 से थोड़ा कम। तो 745 से थोड़ा कम 730 न्यूटन दोस्तों। 730 न्यूटन उसका भार होगा अनुमानित, दोनों को मल्टीपल करने पे। गॉट इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। आप आंसर भूमध्य रेखा भी लगा सकते हैं, बट नहीं, गलत है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है दोस्तों। क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसी को बताते हैं दोस्तों। क्या है, देखो पृथ्वी का केंद्र ऐसा है कि यदि हम उसी स्थान पर हैं, किस स्थान पर, तो हमारे आसपास के द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह पर संघनित माना जा सकता है, अर्थात पृथ्वी को एक गोलाकार आवरण माना जाता है। एक गोलाकार आवरण के अंदर जाने पर क्षमता में कोई बदलाव नहीं होता है, और चूंकि केवल क्षमता में परिवर्तन बल आरोपित करता है तो इसका तात्पर्य है कि कोई बल नहीं है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब आते हैं दोस्तों बैक टू द क्वेश्चन। क्या है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 7 क्या है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था दोस्तों न्यूटन ने। न्यूटन का थर्ड लॉ है ये, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
उल्लेखनीय है कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों को प्रतिपादित किया, जिसमें प्रथम था जड़त्व का नियम, द्वितीय था वस्तु पर आरोपित बल यानी कि जो बल होता है, फोर्स होता है, और वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर दोस्तों, ये दूसरा था। तृतीय था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये उसके नाम से जाना जाता है, कौन सा, न्यूटन का थर्ड लॉ दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका एक भारहीन यानी कि इसमें भार नहीं है, रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा 0, क्यों होगा इसकी बात करते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरकर उसे जल में रखा जाता है तो जल में गुब्बारे का भार 0 प्रतीत होता है, कितना होता है, 0, क्योंकि वो आभासी कमी जो है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसकी पृथ्वी पर भार जो वेट है 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा दोस्तों, दे आर टॉकिंग अबाउट अंतरिक्ष में 0 होगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा, इज द राइट आंसर, देखो इज द राइट आंसर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है, कितना, अगर आपका जो है वेट जो है पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वो 10 किलोग्राम होगा, क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है, एक्सेलरेशन है, 1/6 है। इसी कारण पृथ्वी पर 62 किलोग्राम भार का वस्तु चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम की भार के आसपास हो सकती है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। अंतरिक्ष में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण जी का मान 0 होता है, क्योंकि जब स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही नहीं तो जी का मान वहां 0 होगा, इस बात का दावा है, ठीक है। W बराबर mg तो W 0 हो जाएगा, इसलिए व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा और अंतरिक्ष में व्यक्ति भारहीनता की स्थिति को महसूस करेगा। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है और उसका मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा और उसका मास यानी कि मात्रा अपरिवर्तित रहती है दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर बताया हुआ है। जब किसी वस्तु की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों उसका भार घट जाएगा, जैसे कि मैंने बताया 1/6 होता है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका द्रव्यमान, उसका जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, ठीक है, नहीं मात्रा बदलोगे तो द्रव्यमान तो बदला जाएगा, सॉरी गाइस, लेकिन उसका जो घनत्व डेंसिटी वो उसकी मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि वस्तु की मात्रा अगर आप बदलते हो तो उसका घनत्व डेंसिटी अपरिवर्तित रहेगी। आयतन, भार और द्रव्यमान तीनों में चेंज आएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन, याद रखना इंपोर्टेंट है, देखो गलत हो गया थोड़ा सा, वस्तु की मात्रा उसकी क्वांटिटी बदलने पर उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, उसका भार यानी कि वेट और द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, हो जाता है, परंतु उसके घनत्व पर, डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का घनत्व नियत रहता है। यह तभी परिवर्तित होता है जब स्थिर द्रव्यमान पर आयतन या स्थिर आयतन पर द्रव्यमान परिवर्तित होता है, अर्थात द्रव्यमान व आयतन में परिवर्तन से घनत्व परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया गया, जो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगा। ये जो है 100 ग्राम चीनी में आधा लीटर पानी मिलाएंगे तो ये आपके आयतन को नहीं बदलेगा। पानी के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, जिन्हें अंतरा आणविक रिक्त स्थान कहा जाता है। जब चीनी को पानी में घोला जाता है, एक संतृप्त विलयन की दिशा में तैयार किया जाता है, तो चीनी के अणु जल के अंतरा आणविक स्थानों में चले जाते हैं। किसमें? चीनी के अणु जल के अंतरा आणविक स्थानों में चले जाते हैं, ठीक है, और जल के स्तर में यानी कि आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है, यानी कि वो उसमें घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अतः 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में घोल कर तैयार संतृप्त चीनी के विलयन में इसके द्रव्यमान में अवश्य परिवर्तन होगा, तथा समान आयतन पर द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन घनत्व को भी प्रभावित करता है, यानी कि समान आयतन पर द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा वो घनत्व को, डेंसिटी को भी प्रभावित करेगा। सांद्रता का संबंध अवयव की मात्रा तथा घनत्व पर ही निर्भर करता है, अतः ये भी प्रभावित होगा, किंतु आयतन किसी स्थान को घेरने की माप होती है, यानी कि वो उस एरिया में कितने में आ रहा है जो नहीं बदलेगा, क्योंकि बहुत कम जगह में वो आयतन उतना होगा जितना पहले होगा, क्योंकि चीनी के अणु उस जल के अणुओं में घुल मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हो। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। देखो, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है
जिसमें इकाई दोलन में, जो यूनिट इकाई है दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम पीरियड बढ़ जाता है दोस्तों। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन का जो आवर्तकाल है, समय है, टाइम पीरियड है, वो बढ़ जाता है। अर्थात ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार के कारण, जिससे घड़ी क्या है, सुस्त हो जाएगी। यानी कि टी बराबर 2 पाई अंडरवुड एल अपॉन जी, जहां टी आवर्तकाल है, एल लोलक की प्रभावकारी लंबाई होती है और जी वहां पर गुरुत्व त्वरण है। तो समझ गए। गर्मियों में दोस्तों लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन का जो आवर्तकाल है बढ़ जाता है, अर्थात ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जिससे घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। बी इज द राइट आंसर, वो हल्की हो जाती है। अच्छा, पानी की सतह से ऊपर महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यानी कि पानी तक तो हल्की रहती है, पानी की सतह से ऊपर दोस्तों देखो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, पानी की सतह से ऊपर वो भारी हो जाएगी, ऑब्वियस है, इज द राइट आंसर। क्योंकि पानी की सतह से ऊपर अगर आएंगे पानी तक तो वो कैसे रहेगी, हल्की लगेगी आपको, ठीक है, और उसके बाद भारी लगने शुरू हो जाएगी। कैसा हो जाएगी, भारी लगनी शुरू हो जाएगी। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक होता है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल यानी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यानी उसके कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। जब कुएं में पानी की बाल्टी पानी से ऊपर आती है तो बाल्टी पर जल द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल समाप्त हो जाता है और बाल्टी भारी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती, यानी पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा उसके अंदर रहती है। अगर वो बाहर हो जाए तो वो मीनार गिर जाएगी। कोई वस्तु तभी तक स्थिर रह सकती है जब तक कि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रेखा उसके आधार तल से होकर जाती है। पीसा की झुकी मीनार न गिरने के यही कारण है कि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार तल से होकर गुजरती है। यह एक स्थायी संतुलन की स्थिति है। नेक्स्ट, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिरा जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी दोस्तों? बम के ठीक ऊपर क्या होगा? बम के ठीक ऊपर समान गति से कोई हवाई जहाज जा रहा है, यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगा वो हवाई जहाज। समान गति से उड़ने वाले जहाज की बम गिराया जाता है, यानी किसी जहाज से बम को गिराया जाता है तो उस बम के पृथ्वी पर पहुंचने तक जहाज बम के ठीक ऊपर रहेगा दोस्तों, क्योंकि जहाज से गिरते समय बम का प्रारंभिक वेग जहाज के वेग का, देखिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि जहाज से गिरते समय बम का जो प्राइमरी वेग है, वेलोसिटी है, जहाज के वेग यानी कि क्षैतिज दिशा में एक बराबर होंगे। साथ ही बम पर गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल दिशा में ऐसे नीचे की ओर कार्य करेगा, जिससे उसका पथ परवलयाकार हो जाएगा और बम उसके ठीक ऊपर होगा। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आते हैं किस पर? जल का क्वथनांक, जो क्वथनांक है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। वायु का दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और दबाव घट जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में वायु का दाब बढ़ जाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन वाष्प के ताप से पकता है। इसके अंदर का उच्चतम ताप कुकर के ऊपर के छेद के क्षेत्रफल जो उसका एरिया है तथा उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है, ताकि कुकर के अंदर दाब अधिक बना रहे दोस्तों। तभी क्या होता है, जब पहाड़ों पे आप कुकर में कोई भी चीज उगाते हो, वो पकाते हो, तो वो उसमें टाइम लगता है क्योंकि वहां पर क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रेशर है वो कम पड़ता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? ये भी एक वायु दाब में कमी के कारण है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर जब वायु दाब कम से कम होता जाता है, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 100-110 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब लगभग 1 सेंटीमीटर पारा दाब कम हो जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का कारण वायुमंडलीय दाब का कम होना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है। रॉकेट के अंदर ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस का निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट का संचालन होता है।
किसमें? रॉकेट के अंदर जो ईंधन है उसके जलने से उत्पन्न जो गैसें होंगी उसके निष्कासन, जब गैस निकलती हैं तो जब गैस नीचे की तरफ निकलेंगी तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। गैस जिस वेग से रॉकेट से निकलती है ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट भी गति करने लगता है। यह दोस्तों न्यूटन की गति के तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से रिलेटेड है, उसी पर आधारित है। रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? ये बताया अभी, संवेग संरक्षण। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करते हैं? रैखिक संवेग संरक्षण पर दोस्तों, रैखिक संवेग संरक्षण पर जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आधुनिक विमान में मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। जेट इंजन के आविष्कारक कौन थे? फ्रैंक विटल। याद रखना, जेट इंजन के आविष्कारक थे फ्रैंक विटल। कौन थे? फ्रैंक विटल इसके आविष्कारक थे। नेक्स्ट है, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, क्योंकि यह निर्दिष्ट व्याख्या क्या हो सकती है इसकी? देखो, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी का वाष्प नहीं होता है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर दोस्तों, ठीक है, वहां पर क्या होता है? वाष्प नहीं होता है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबरंबी यानी कि लंब रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती वहां पर, इसलिए वहां पर क्या होता है? इजीली सरलता से जेट हवाई जहाज मूव करते हैं। दोनों क्या है? सही है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में जेट यान बड़ी सरलता और आसानी से उड़ते हैं, क्योंकि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होते हैं और जो वर्टिकल हवाएं वो भी नहीं होती हैं, अतः वहां उन्हें उड़ने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में T1 समय लगती है, यानी कि वो ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ी गई, वहां से जमीन तक पहुंचने में T2 समय लेती है। उस दिशा में निम्न में से क्या सही है? T1 जो है T2 से ज्यादा होगा, यानी कि बुलेट जो है पृथ्वी पर उसी कोण या उसी वेग से वापस आती है जिस कोण और वेग से उसे प्रक्षेपित यानी कि छोड़ा गया था। तो अर्थात जितने समय में ऊपर जाएगी उतने ही समय में वापस नीचे आएगी। ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय इक्वल होगा, T1 इक्वल टू T2। तो उस दिशा निम्न में से क्या सही हो सकती है? तो आंसर इसका क्या होगा? जो है उसकी दोनों की दिशाएं T1 और T2 दोनों बराबर होंगी दोस्तों। नहीं, T1 ज्यादा होगा क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, T2 कम होगा। ठीक है, थोड़ा ये क्या कंफ्यूजिंग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। निम्न कथन पर आपको विचार करना है, भरी हुई गाड़ी को यानी कि कार को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष क्या है? क्योंकि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ये बात सही है। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। सी इज द राइट आंसर, यानी कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हवा में उड़ जाए, पृथ्वी से उड़ जाए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो उस वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यानी कि W बराबर mg, g जीरो कर दो, W जीरो हो जाएगा, बट जो मास है वो सेम रहेगा। और जो कोई व्यक्ति पृथ्वी पर हो तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, चंद्रमा पर हो तो वही रहेगा, लेकिन उसका भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी कर दिया, इंपोर्टेंट है, सन और पृथ्वी अर्थ के बीच की दूरी बात हो रही है, दुगनी कर दिया है, दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना होता? अभी जितना लगता है उसका चौथाई भाग, 1/4 लगता है दोस्तों। यदि पृथ्वी सूर्य की दूरी वर्तमान दूरी की दुगनी होती, यानी कि इनकी दूरी को डबल कर दिया जाता, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का 1/4 लगता है। मतलब अभी अगर 40 लग रहा है तो 10 लगता है दोस्तों सिर्फ। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वस्तु का भार किसी तल पर सभी स्थानों में समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों से पृथ्वी का जो केंद्र है वो ध्रुवों से पास में पड़ता है, क्योंकि ध्रुवी बल्ज टाइप से है, इसलिए भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा से पृथ्वी की दूरी ज्यादा होने के कारण पृथ्वी का जो ध्रुवों की तरफ है, पोलर से पृथ्वी का जो केंद्र है वो पास में है कंपैरिजन टू भूमध्य रेखा, तो इसलिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार कितना होगा? 16 किलोग्राम। ये मैंने पहले एक्सप्लेन करा, बार बार नहीं करूंगा। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, अभी भी बात हुई है इसकी,
नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर वायुमंडलीय दाब जो है अचानक सडन गिर जाए, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आए, मेंस का क्वेश्चन है पीसीएस, तूफान। अगर वायु दाब मापी में पारे के तल का अचानक नीचे गिरना महत्वपूर्ण है, वो आंधी या तूफान की सूचना देता है। पारे के स्तंभ या तल की ऊंचाई बढ़ना, यानी कि अगर वो पारे का स्तंभ है या तल ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है धीमे धीमे, तो बताता है कि मौसम स्वच्छ रहने का संकेत है। अगर सडनली गिर रहा है तो वो तूफान का संकेत है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण यदि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा हुआ है और यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर जाएगी, यानी कि व्यक्ति इधर जाएगा तो नाव उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। न्यूटन की गति का तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नाव से किनारे की ओर चलने पर नाव पर बल लगने से इसके विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया स्वरूप लगने वाला बल नाव को किनारे से दूर ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 33 क्या है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पानी से भरे बीकर में दोस्तों बर्फ के टुकड़े के पिघलने के पश्चात भी पानी की सतह अपरिवर्तित रहने का कारण है तैरते बर्फ द्वारा घेरा गया पानी का आयतन, क्योंकि जो बर्फ उसमें डालते हो वो एक वॉल्यूम घेर लेता है, आयतन घेर लेता है, उसके पश्चात जो प्राप्त पानी के आयतन के बराबर होता है। तो जब वो पिघल जाता है तो वो क्या है, इक्वल हो जाता है। बीकर में पानी की सतह कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके, यानी कि इंजन की मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति है वो इंजन की ओर मुंह करके बैठा है और उसने अपना सिक्का उछाला हाथ में, उसके पीछे गिरता है सिक्का पीछे गिरता है, क्यों? रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। अगर रेलगाड़ी खड़ी होती तो उसके हाथ में गिरता, अगर रेलगाड़ी ठीक है आगे की तरफ चल रही है इसलिए सिक्का पीछे चला गया, क्योंकि सिक्के की स्थिति उस समय जिस समय उछाला वो स्टैटिक थी और उस समय तक रेलगाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और वो स्थान जिस पर वो क्या नाम है आदमी बैठा होता वो भी आगे निकल चुका था, इसलिए सिक्का पीछे गिरेगा। कोई व्यक्ति यदि किसी रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है तो वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, तो स्पष्ट है कि रेलगाड़ी आगे की ओर मूव कर रही है। रेलगाड़ी की गति में निरंतर वृद्धि के कारण गाड़ी तो आगे बढ़ जाती है पर सिक्का पूर्वावस्था में बना रहता है, इसलिए वो पीछे गिरता है। यही मैंने समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, ठीक है ट्रेन की बात हो रही है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, मतलब वो पीछे की ओर जाता है। व्यक्ति क्यों जाता है? गति का जड़त्व नियम, जो लॉ ऑफ डायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है उसकी काम, यानी कि कोई ट्रेन है वो चलना आरंभ करती है सडन से, तो आप क्या होता है कि आप पीछे की तरफ जाते हो, उसका सिर यानी कि आपकी बॉडी पीछे की ओर झुक जाती है, लीन हो जाती है, क्योंकि रेलगाड़ी तो गतिमान अवस्था में आ गई है बट आपकी बॉडी उसी स्टैटिक अवस्था में थी। तो उस स्टैटिक अवस्था की तरफ से आपकी तरफ पीछे की ओर एक बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जड़त्व दो प्रकार का है, एक होता है स्थिरता का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। जड़त्व के नियम के अनुसार लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गति करती है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। कार या ट्रेन में बैठे यात्री कार या ट्रेन को एकाएक चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा तो गाड़ी के संपर्क में है पर गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, तो निचला हिस्सा तो गाड़ी के साथ चलता है परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण, गॉट इट, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण विरामावस्था में बना रहता है। इसके फलस्वरूप शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है दोस्तों, और इसका कारण है गति का जड़त्व दोस्तों। फर्स्ट लॉ ऑफ गति का जो पहला नियम है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? किस तनाव पर रहता है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल? 1/3 एटमॉस्फेयर तनाव पर, 1/3 एटमॉस्फेयर तनाव पर रहता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में, विंड पावर में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बहतु वायु से प्राप्त कई ऊर्जा कैसी है? पवन ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा होती है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9। महासागरों में प्लावी बर्फ देखी होगी, पिघलती हुई यानी कि जो तैरती हुई बर्फ है, तो जो महासागर है ओशियन जल के ऊपर केवल 1/9 भाग तथा प्लावी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है।
समुद्री जल लवणीय होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका जो लवणीय नहीं होता है, बर्फ वाला जल, ये शुद्ध होता है। तो प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर का भाग पूछा गया, इसलिए आंसर ए हो गया। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है, ग्रेविटेशनल नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट समझो, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहा जाता है। अतः पृथ्वी किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? k बराबर 1/2 mv² होता है। ये कहना है कि अगर किसी वस्तु का वेग दुगना कर दोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यही मैंने लिखा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² यानी कि 4 × 1 2 mv², तो ये हो जाएगी 4 गुनी। अगर उस वस्तु का गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दोगे तो उसका जो वेग है क्या हो जाएगा? वेग दोगुना कर दोगे, सॉरी वेलोसिटी दोगुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है उस अंतरिक्ष यान से, तो वह होगा, वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ गति करना आरंभ कर देगा उसी गतिमान से। अंतरिक्ष यान जब तक गतिमान है तब उससे यदि किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो वह उसी अंतरिक्ष यान के साथ ही गतिमान होगा और दोनों का वेग समान होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया कि पत्थर का पथ होगा सीधी रेखा। क्यों? याद रखो, समझो। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की गति करती है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वगति, वर्टिकल गति। एक समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर को जब नीचे गिराया जाता है तो जहाज के पायलट द्वारा देखा गया कि पत्थर का पथ एक सीधी रेखा होगा तथा पत्थर के पृथ्वी तक पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति पत्थर के ठीक ऊपर रहेगी दोस्तों। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया, तो वो एक सीधी रेखा में होगा। अब बात करते हैं समत्वरण की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही लिफ्ट, ऊपर जा रही लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उसी के सही भार से अधिक होता है। भार सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, ये भी सही है। पर इनका एक्सप्लेनेशन सही है क्या? नहीं, दोनों का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ए आर दोनों सही है। जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर चलती है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। अतः कथन एक सही है, भार सदैव नीचे की ओर काम करता है, ये भी सही है, क्योंकि नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगा होता है, इसलिए कारण एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एक दूसरे का, बाकी का सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठकों में से कौन पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है? कौन नहीं है? एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल का किक करना, ये क्या है? अप्रत्यास्थ नहीं है। यानी एक व्यक्ति चलती हुई बस में चढ़ता है तो यह क्या? पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ है। एक गोली जो लकड़ी के ब्लॉक में दागी जाती है और उसमें अंत स्थापित हो जाती है, ये भी एक अंत क्या है? अप्रत्यास्थ है। न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस द्वारा प्रग्रहण, ये भी क्या है? एक अप्रत्यास्थ है। बट एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं है, अप्रत्यास्थ नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? क्योंकि वह अभिकेंद्रित बल के कारण दोस्तों। कौन सा होता है? अभिकेंद्रित बल होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। जिस प्रकार जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उस उपग्रह पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, वह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वीय बल होता है। कोई उपग्रह अपने ग्रह जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह कौन सा सिद्धांत है? यह गति का तीसरा नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन की गति का तीसरा लॉ सिद्ध होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चिड़ियों के उड़ने से जितना बल कोई वस्तु अन्य दूसरी वस्तु पर आरोपित करेगी, उतना ही बल विपरीत दिशा में अन्य दूसरी वस्तु द्वारा उस वस्तु पर कार्य करता हुआ पाया जाएगा दोस्तों। तो चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत है गति का तीसरा नियम। ठीक है, क्योंकि चिड़िया उसी गति से उससे उड़ जाती है। नेक्स्ट है, क्रीम निकालने वाले संयंत्र से दुग्ध चाबी अलग हो जाती है, यानी कि दुग्ध छवि अलग हो जाने का कारण है केंद्र से हट जाने वाला बल, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल दोस्तों। देखो, जो केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्र बोलते हैं, वो होता है सेंट्रीपिटल, और केंद्र से हट जाने वाला बल जिसे बोलते हैं कौन सा? अपकेंद्रीय बल, जिससे क्रीम निकाली जाती है। अपकेंद्रीय बल को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है,
दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से हट जाने वाला बल लगता है। जब कोई बल एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है तो इस बल को अपकेंद्रीय बल, यानी कि वो उसके केंद्र की ओर बाल कर रहा है। वह इस बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं घूम सकती। अपकेंद्रीय बल क्या है? एक आभासी बल होता है, ठीक है, आभासी बल होता है जो कि अपकेंद्रीय बल के समान और विपरीत दिशा में केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। वही अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से ही दुग्ध से वसा अलग हो जाती है। क्या? दुग्ध से, यानी कि मिल्क से फैट, ये अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। कपड़ा सूखने की मशीन भी अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अनुपात है 1:6, 1:6 दोस्तों, ये पहले ही बताया मैंने। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक कृत्रिम आर्टिफिशियल उपग्रह के भीतर एक कमानीदार तुला टंगी है। यदि उस पर 4.5 किलोग्राम का एक पिंड लटका दिया जाए तो तुला पर पाठ्यक्रम क्या दर्शाता है? 0 किलोग्राम। समझो, यदि कोई कृत्रिम उपग्रह है, सैटेलाइट है, यदि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उपग्रह के अंदर एक कमानीदार तुला टंगा है। यदि उस पर कोई वजनदार पिंड लटका हुआ है तो तुला पर उसका वजन यानी कि भार 0 होगा, क्योंकि उपग्रह के भीतर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान 0 होता है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण हैं जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो धावन मशीन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीय। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वृत्तीय गति में अपकेंद्रीय बल के कारण, वृत्तीय गति में अपकेंद्रीय बल के अतिरिक्त एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। यह अपकेंद्रीय बल विपरीत केंद्र से बाहर की ओर लगता है दोस्तों। दूध से मक्खन निकालना, कपड़े धोना मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीकरण के कारण होता है। गुर्दों के खराब होने के कारण जो रक्त है वो रक्त शोधन के लिए डायलिसिस के लिए डायलिसिस विधि यानी अपवन विधि का उपयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन ने। सापेक्ष गति का सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित सापेक्ष गति सिद्धांत के दो भाग हैं, विशिष्ट सापेक्ष गति सिद्धांत और सामान्य सापेक्ष गति सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो दोस्तों, लिफ्ट में किसी पिंड या प्रति व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। क्योंकि जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति पर प्रतिक्रिया बल MAF बराबर ma लगता है। इस स्थिति में व्यक्ति पर आरोपित कुल प्रतिक्रिया बल पृथ्वी द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल यानी कि mg प्लस लिफ्ट द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल होता है। अतः व्यक्ति पिंड को अपना भार बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है, किंतु जब लिफ्ट त्वरण से ए त्वरण से नीचे आती है तो व्यक्ति पिंड पर लिफ्ट द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल -ma के बराबर होता है। तो वहां पर क्या होता है, व्यक्ति को भार ma के बराबर में कमी हो जाती है, उसका मूल भार ma क्या होता है, उसके बराबर होता है, उसका आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है। चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों देखो, ये मैंने बताया भी था, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, अतः पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार बराबर mg, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार mg/6 यानी कि 1/6 होगा। ठीक है, तो दोनों स्थान पर वस्तु का द्रव्यमान m है, अतः पृथ्वी का पत्थर को है चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अब तो भार चेंज हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों स्थूल पदार्थों के गुण, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमैटर्स। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इनकी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाले हैं आपको। ठीक है, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमैटर्स। दोस्तों स्थूल पदार्थों के गुण की बात करते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, ये पूछ रहे हैं, सत्य नहीं है। देखो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। यानी कि कौन सा सत्य नहीं है, पहला क्या है, आयरन पानी में डूब जाता है, सही है, यानी कि जो लोहा है वो पानी में डूब जाता है। आयरन पारे में तैरता है, तैरने की वजह है दोस्तों एक दूसरे की डेंसिटी घनत्व का कम बढ़ती होना। पारा पानी में तैरता है, ये गलत है दोस्तों। पारा जो है पानी में कैसे तैर सकता है, क्योंकि पारे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। लकड़ी पानी में तैरती है, ये सही है। पारे का घनत्व होता है 13.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, पानी के घनत्व होता है 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। इसलिए पारे का घनत्व अधिक होने के कारण पारा पानी में डूब जाता है, पारा पानी पर नहीं तैरता। जिस वस्तु का डेंसिटी ज्यादा होगा दोस्तों वो डूब जाएगी और जिसकी कम होगी वो तैरने लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों, क्योंकि दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा
जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। ये खुरदरी सतह के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह खुरदरी होने के कारण ही हमें इस पर पैर से धक्का देकर, यानी हम एक फोर्स लगाते हैं पैर से, पृथ्वी के पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। जबकि सड़क यानी कि पृथ्वी की सतह की अपेक्षा बर्फ की सतह पर खुरदरापन कम होता है, वो चिकनी होती है और वहां पर क्या है, कम घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे फिसलन पैदा हो जाती है और हम उस पर बहुत आसानी से नहीं चल सकते। जैसे बरसात के दिनों में भी कीचड़ में आप आसानी से नहीं चल सकते हो, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या? फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण दोस्तों। किसके? इवोपरेशन के कारण जल ठंडा हो जाता है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक टेम्परेचर पर, ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। आम जीवन में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है, यानी आप गर्मी में पसीने में आए और पंखा चलाते हैं, तब आपको ठंडक का महसूस होता है, यानी कि ठंडक महसूस होती है। वो ठंडक दोस्तों क्या होता है, आपका पसीना एवापोरेट होता है, क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, उसकी वजह से ठंडक महसूस होती है। क्योंकि पसीना सूखने यानी वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर से ग्रहण होती है, अतः शरीर ठंडा मालूम पड़ता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है और सुराही अथवा मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ, जो मुक्त पृष्ठ है, फ्री सरफेस टेंशन तनित झिल्ली के रूप में कार्य करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। किसी दिए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल की तुलना में कम होता है, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये बात जान लेना, अधिक होता है, कम नहीं। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से, एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक होता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है। कितना? पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, अतः घोल के बुलबुले बड़े होते हैं। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध जल की एक बूंद की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल को गीली करती है, जिससे कपड़े अधिक आसानी से साफ हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट बात करते हैं, तेल है जो ऑयल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर दिखाएंगे भी। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल जो है, तेल जैसे ये वाटर एक तरीके से किसी बीकर में या ऐसे, यहाँ पर तेल है, तेल जो है जल के तल पर, उसके तल पर क्या करेगा, वो फैल जाएगा, मतलब ऊपर, क्योंकि तेल का जो तल तनाव है पानी से कम है। जल में पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है और पृष्ठ तनाव के गुण के कारण वह बूंद के रूप में गिरने पर गोल हो जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण, तेल का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, पानी से कम होने के कारण वह पानी पर फैल जाता है। क्या करता है? पानी पर फैल जाता है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोहे की सुई पहाड़े की सतह पर किस कारण से तैरती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। लोहे की सुई पहाड़े की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पृष्ठ तनाव जो है द्रव का एक गुण है। इस गुण के कारण द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है और अन्य वस्तुओं के उस द्रव में डूबने का प्रतिरोध करती है। अधिक घनत्व वाले द्रवों यानी कि पारे का पृष्ठ तनाव कम घनत्व वाले द्रवों से अधिक होता है। समझ रहे हैं? यानी कि जिनका घनत्व ज्यादा होगा उनका पृष्ठ तनाव भी ज्यादा होगा। अधिक घनत्व वाले जो द्रव है, जैसे पारा है, उसका पृष्ठ तनाव कम घनत्व वाले द्रवों से अधिक होगा। जैसे कम घनत्व किसका? जल का। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। क्यों? क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है, उसकी डेंसिटी है, उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसलिए सुई पानी में डूब जाती है और लोहे का जहाज पानी पर तैरता रहता है। सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण सुई का भार उसके द्वारा हटाए हुए पानी के भार से अधिक होता है। जहाज लोहे की चादर को इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके अंदर काफी खाली जगह होती है। इस कारण इसके थोड़े ही डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज यात्रियों और सामान आदि के भार के बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं? अतः लोहे का बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। कितनी बड़ी विडंबना है, इतना भारी जहाज जो टनों में होता है वो तैरता रहता है और सिर्फ लोहे की जो छोटी सी सुई होती है वो डूब जाती है। ठीक, नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? देखो, जब नदी से वो सागर में जाता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है थोड़ा सा,
नदी से सागर में प्रवेश करने पर जहाज पहले से कुछ ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। इसका कारण है कि नदी के जल का घनत्व की अपेक्षा, जो डेंसिटी है नदी के जल की, उसकी अपेक्षा सागर के जल की डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि जो सागर के जल का घनत्व है वो अधिक होता है। अतः जहाज द्वारा विस्थापित जल का भार अधिक होने से नदी की तुलना में उत्प्लावन बल वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? उत्प्लावन बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे यह ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है, पानी में से निकाला जाता है, तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ये सरफेस टेंशन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब आप किसी में टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो द्रव है, लिक्विड है, उनका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने पर उनका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन घट जाएगा। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। आपको ऊपर अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा, यानी कि कोई पानी की बड़ी बूंद है, उसको छोटी बूंदों में ब्रेक किया जाए तो क्या होगा? तो छोटी बूंदों में तोड़ने पर पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाती है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है बढ़ाने के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल की यह ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। पानी की बड़ी बूंद जब छोटी छोटी बूंदों में टूटती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उसी के समान अनुपात में कार्य भी बढ़ जाता है, इसलिए पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ जाएगी दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा घटती है। अब आप समझ रहे हैं, बड़ी बूंद से जब छोटी बूंद बनाएंगे तो क्या होगा? पृष्ठ ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। बट पानी की छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर आप एक बड़ी बूंद बनाएंगे, तब क्या होगा? उसकी जो पृष्ठ ऊर्जा है, सरफेस एनर्जी है, वो घट जाएगी। जब पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलाकर बड़ी बूंद बनती है तो इस प्रक्रिया में पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो उसी के अनुपात में कार्य भी घट जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। जो साबुन के बुलबुले देखते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देखते हैं, तो क्या है? व्यतिकरण। इंपोर्टेंट है ये चारों, विवर्तन, विक्षेपण, ध्रुवण, व्यतिकरण। दीज आर ऑल इंपोर्टेंट। मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा अलग थ्योरी में जाके। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना को कहते हैं व्यतिकरण। ठीक है। व्यतिकरण वह प्रक्रिया है, व्यतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें, यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उनमें समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं। उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप एक दूसरे के रूप ऊपर ये अध्यारोपित हो जाती हैं। उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और ये व्यतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। व्यतिकरण की प्रक्रिया जिसमें समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें दोस्तों किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होना व्यतिकरण कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। द्रव को किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब आधिक्य अनुक्रमानुपाती होता है उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रम के, यानी कि कोई द्रव है उसकी किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब जो होगा आधिक्य उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि P जो है दाब, P मतलब प्रेशर, P इक्वल टू होता है 2T/R। T टेम्परेचर है, R इसकी रेडियस है। नेक्स्ट बात करते हैं। T इसका पृष्ठ क्या है? T द्रव का पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, टेम्परेचर नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट है, दो पानी की छोटी बूंदें यानी कि बिंदु एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रिलीज होगी, विमुक्त होती है। दो पानी की छोटी बूंदें बिंदुक एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। रेन प्रूफ वर्षा सह कोट, जो रेन प्रूफ होते हैं, आप रेन कोट पहनते हैं वर्षा के समय पे, उस कोट में और तंबुओं के जो पदार्थ हैं जहां पे आप टेंट गाड़ते हैं, तंबू, उनमें वर्षा सह गुण का कारण होता है, यानी कि उसमें वर्षा यानी कि पानी की बूंदें नहीं होती हैं। ऐसा क्या? क्योंकि उनके पृष्ठ तनाव के कारण। जो रेन प्रूफ वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थ का वर्षा सह का गुण, इसका कारण है कि वह द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा सह का गुण, उसका कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव की एक विशेषता यह है कि इस गुण के कारण तरल यानी कि द्रव किसी सतह को गीला नहीं करता है। जैसे कांच को पारा गीला नहीं करता है, पॉलीथीन को जल आदि गीला नहीं करता है। द्रव का यह पृष्ठ तनाव तंबुओं को बनाने के लिए
प्रयुक्त पदार्थों के वर्षा सहने का गुण का एक कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कथन और कारण है, जब नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो ताप शून्य से कम हो जाता है, यानी कि उसमें आपने इम्प्योरिटीज मिला दी तो क्या होगा, जो ताप है, टेम्परेचर है, वो शून्य से कम हो जाएगा। नमक व बर्फ का प्रगाढ़ अधिमिश्रण बनता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्या है, जब तापमान शून्य से कम हो जाता है तो उसका कारण आर यानी कि नमक व बर्फ का प्रगाढ़ अधिमिश्रण बनता है। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहे हैं दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ध्वनि एवं तरंग गति। उससे पहले दोस्तों मैं व्यतिकरण और उसका जो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन, और ये जो घटना है विक्षेपण, ध्रुवण, पोलराइजेशन, इन सब पर एक थ्योरी का वीडियो, मतलब थ्योरी का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। वेट करो, एक मिनट रुको। देखो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपवर्तन दोस्तों। ठीक है, अपवर्तन पे बात करेंगे। क्या है, आ जाओ। देखो, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उस तरंग के मुड़ने की प्रक्रिया, यानी कि जो वेव्स है उसके मुड़ने की प्रक्रिया को एक माध्यम से, यानी कोई माध्यम है इस तरीके से, वो यहाँ से गई और इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई, उसको कहेंगे अपवर्तन। यह मुड़ना दो पदार्थों के घनत्व में अंतर के कारण भी होता है, डेंसिटी में दोस्तों। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन है, वो कहलाता है अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन सबसे आमतौर पर देखी जाने वाली घटनाओं में से एक है, लेकिन ध्वनि तरंगों और जल तरंगों जैसी अन्य तरंगों में भी अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण ही हम आवर्धक लेंस, ठीक है, लेंस और प्रिज्म जैसे प्रकाशीय उपकरणों का उपयोग कर पाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हम प्रकाश को अपनी रेटिना पर केंद्रित कर पाते हैं। जो हमारी आंख के अंदर रेटिना होता है उस पर केंद्रित कर पाते हैं हम, किसको? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकाश को। गॉट इट? देखिए, एक घटना मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये है, इसमें क्या है, ये है, आप स्टार देख रहे हो, ये एक स्टार है, तारा है। ठीक है, तारा क्या है? स्टार एज इट अपीयर्स फ्रॉम स्पेस। जब आप स्पेस में ऐसे देखेंगे इसको तो आपका तारा ऐसे दिखेगा, कोई शाइनिंग नहीं, कुछ चमकता हुआ नहीं। ये आपका एटमॉस्फेयर, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सब है। ये रिफ्लेक्शन होता है इस लाइट का, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। उस रिफ्लेक्शन के बाद जब आप स्टार को सरफेस को, यहाँ स्टार को सरफेस से देखते हैं, स्टार एज इट अपीयर्स एट द सरफेस, जब आप नीचे पृथ्वी से सरफेस से इसको देखते हैं तो ये चमकता हुआ, टर्बुलेंट करता हुआ, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ये आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मैंने बता दिया, अपवर्तन के कारण हालांकि टिमटिमाते हैं। ये तारों का जो टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के दौरान कई बार अपवर्तन से गुजरता है और यह वायुमंडलीय अपवर्तन धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक वाले माध्यम में होता है, इसलिए यहाँ तारे टिमटिमाते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ देखो, ये है अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण गति में परिवर्तन से दिशा में परिवर्तन होता है। प्रकाश की किरण जब भी किसी कोण पर विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित हो जाती है, यदि गति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप दिशा में परिवर्तन भी होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, हवा का पानी में प्रवेश करने का विचार करें, देखेंगे हवा का पानी में प्रवेश हो रहा है, जैसे जैसे प्रकाश अलग अलग कोण पर यात्रा करता है उसकी गति घटती जाती है, उसकी गति घटती जाती है। आप देख सकते हैं, ये है रिफ्रैक्टेड रेज, ये वाली। ठीक है, ये यहाँ इंसिडेंट रे यहाँ से आई और यहाँ से अपवर्तनांक के बाद ये रिफ्रैक्टेड होगी दोस्तों। ठीक है, ये एयर ग्लास का कॉम्बिनेशन है। कांच में प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कांच में प्रकाश का अपवर्तन ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जब प्रकाश जो हवा से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश की गति धीमी हो जाती है और उसकी दिशा थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि अपवर्तनांक के कारण इस तरीके से हो जाती है। जब प्रकाश कम घनत्व वाले पदार्थ से अधिक घनत्व वाले पदार्थ की ओर जाता है तो अपवर्तित प्रकाश अभिलंब रेखा की ओर अधिक झुक जाता है, जो अभिलंब रेखा थी उसकी ओर झुक जाएगा। ठीक है, यदि प्रकाश तरंग सीमा के लंबवत दिशा में पहुंचती है तो गति में परिवर्तन के बावजूद प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होती है, अगर वो लंबवत दिशा में पहुंचती है तो। गेट इट? अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दो माध्यम के अंतरा परस्पर अभिलंब सभी एक तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर रहता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन नियम भी। अपवर्तनांक देखो, अपवर्तनांक ये एक अपवर्तनांक सूचकांक भी होता है, यह बताता है कि प्रकाश पदार्थ से होकर कितनी तेजी से गुजरता है। ये विमाहीन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, माध्यम के अपवर्तनांक के आधार पर प्रकाश किरण अपनी दिशा बदल देती है या दोनों माध्यमों को अलग करने वाले जंक्शन पर मुड़ जाती है। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से उच्च अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अवलंब की ओर मुड़ जाती है, अन्यथा अवलंब से दूर मुड़ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट बात, वास्तविक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन के कारण देखो, जो मृग तृष्णा है, ठीक है, और लूमिंग प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होने वाला प्रकाशीय भ्रम है, ठीक है। दूसरा, एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक से अधिक उथला दिखाई देता है, क्योंकि पूल के तल से आने वाला प्रकाश अपवर्तन के कारण सतह पर मुड़ जाता है। तीसरा है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन का एक उदाहरण है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से होकर गुजरती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इंद्रधनुष बनता है दोस्तों। और हाँ, एक ही जगह पर एक ही मतलब समय पे दो इंद्रधनुष बन सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनेंगे। जो सनलाइट होगी उसके विपरीत दिशा में। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यहाँ पर अपने घटके, जो घटक हैं, रंग हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी में विभाजित हो जाता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों, ठीक है। उसके अनुप्रयोग देखते हैं अब। देखो इसके अनुप्रयोग क्या है। प्रकाशिक और प्रौद्योगिकी में अपवर्तन के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे लेंस, विभिन्न प्रयोजनों जैसे आवर्धन के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तन का उपयोग किया जाता है। दोषपूर्ण दृष्टि वाले लोगों द्वारा पहले जो पहने जाने वाले चश्मे हैं अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जो दोषपूर्ण दृष्टि वाले हैं, ठीक है, लोगों द्वारा पहले जाने वाले चश्मे अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अपवर्तन का उपयोग घर के दरवाजों, कैमरों, मूवी प्रोजेक्टरों और दूरबीनों के छेदों में किया जाता है। किसका? अपवर्तन का उपयोग दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए कुछ इजी क्वेश्चन है। अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग की दिशा में होने वाले परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। तरंगों का अपवर्तन कब होता है? प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब अवलंब से एक कोण पर आपतित प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जिसमें प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन कब संभव नहीं होता है? जब आपतित प्रकाश सीमा के लंबवत होता है, यानी कि जब आपतित प्रकाश सीमा के लंबवत होता है तो प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं होता है। और सूर्य के लंबवत होने पर, यानी कि इसके लॉन्गिट्यूडनल होने पर दूसरा इंद्रधनुष नहीं बनेगा। ऐसा भी एक अपवर्तन के सिद्धांत में काम करने वाली परियोजना है। दो इंद्रधनुष बन सकते हैं एक साथ, बट अगर वो सूर्य के लंबवत होंगे तो शायद वो दो इंद्रधनुष नहीं बनेंगे। गॉट इट? यहाँ एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने रंगों के स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, जैसे बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी कि इसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर बोला जाता है, सॉरी विबग्योर। और श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहा जाता है। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश की गई सतह पर पहुंचती हैं और वापस लौटती हैं तो इस प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश किरण सतह से परावर्तित हो जाती है, जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब देखो, प्रकाश की भौतिकी की व्याख्या जो प्रकाश और उसके व्यवहार, पैटर्न और गुणों से संबंधित है। और तरंग प्रकाश की व्याख्या जो विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन करती है, जिनके लिए ज्यामितीय प्रकाश का किरण जो है सन्निकट मान्य होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? वह घटना जो तब घटित होती है जब प्रकाश किरणें अधिक सघन माध्यम से, यानी कि सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों इनके एग्जांपल्स की। ठीक है, देखो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की बात करेंगे। ये एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट लिए हैं, ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं। आ जाओ इधर। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है उसकी बात करते हैं। उच्च कोटि का पालिश किया हुआ जो पृष्ठ है, जैसे कि दर्पण है, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इससे प्रकाश के परावर्तक के नाम से ही पहले से ही परिचित हैं दोस्तों। क्या है? जो इसमें आपतन कोण है और परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन में। गॉट इट? और यहाँ पे आपतित जो किरण है दर्पण के आपतन बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? ये सब एक ही तल में बने हुए होते हैं, इसलिए हो गए आपतन के कोण, परावर्तन का कोण है दोस्तों। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखेंगे, आप बंद कीजिए, आपको दिखेगा। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? छोटा है, बड़ा है, इस तरीके से आप पूरा ये क्रियाकलाप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं लाइव। दूसरा कहते हैं जो चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति कार्य माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाली सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रयोग गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक जो पृष्ठ हैं वो किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की क्या है, ये भी आ जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, कहां पर? अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है।
गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोले की केंद्र की ओर वक्रित है अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण की बात हो रही है। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं आगे और, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं लाइव। देखो ये होता है इस तरीके से, जो प्रतिबिंब बनते हैं मैं दिखा देता हूं। अब किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब क्या क्या हो सकते हैं। बिंब की स्थिति अगर अनंत पर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फोकस अगर उनका जो प्रतिबिंब का स्थिति है वो कहां पर होगी? फोकस एफ पर। और प्रतिबिंब का साइज कब बनेगा? बिंब की स्थिति अनंत पर है तब। तो फोकस जो प्रतिबिंब का साइज होगा अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का होगा। बिंब की स्थिति अनंत पर है और जो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है, तो और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक व उल्टी होगी दोस्तों। क्या वास्तविक व उल्टी बन सकती है। अगर वो सी पर है तो एफ तथा सी के बीच में बनेगा प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा उसकी प्रकृति होगी। सी पर है तो सी पर भी बन सकता है, समान साइज का भी हो सकता है, वास्तविक तथा उल्टा हो सकता है। सी तथा एफ के बीच में तो सी से परे बनेगा, विवर्धित यानी कि बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है। और एफ पर है तो अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर अगर वो फोकस पर ही है तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर होगी। पी तथा एफ के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। दोस्तों ये सारे आंकड़े इसमें रिलेटेड हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? अवतल दर्पण के प्रयोग। ये आता है क्वेश्चन, टॉर्च में जो टॉर्च जलाते हो अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में होता है। ठीक है। सर्च लाइट में होता है, वाहनों की अग्रदीपों यानी कि जो हेडलाइट्स होती हैं आगे की लाइट्स उनमें होता है। ठीक है। प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविक दर्पण में जो सेविंग मिरर हैं उनके रूप में उपयोग करते हैं। जो दंत विशेषज्ञ जो डेंटिस्ट हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए करते हैं दोस्तों। वहीं सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गॉट इट। वहीं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है कहां पर? इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो उत्तल दर्पण, देखो यहाँ पर ऐसे ये फोकस है, ये सी है, ये पी है, ये एम और ये दर्पण है पूरा। इस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, मैं बता देता हूँ। वैसे ही अवतल का है। अब उत्तल दर्पण की स्थिति देख लो एक बार। अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर होगा? फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का साइज होगा अत्यधिक छोटा एंड बिंदु के साइज का और आभासी तथा सीधा बनेगा उत्तल दर्पण के केस में। अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में है तो ये पी तथा एफ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा भी बनेगा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति दिखाई थी। दोनों केस में ये आभासी और सीधा होगा दोस्तों। अब उत्तल दर्पण के उपयोग समझो कहाँ है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च व कौन सा? पश्च दृश्य में जो हेडलाइट्स होती हैं, साइड वाले साइड मिरर होते हैं, वहां पर किया जाता है। और जो पश्च लाइट होती है वहां पर दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण के वाहन दर्पण वाहन के पास सब साइड में लगे होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे ये सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। कहां पर? बाहर की ओर। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट और बात करते हैं इसकी कुछ और। ठीक है। क्या है इसकी परिपाटी और सारी चीजें आ जाते हैं नीचे और क्या है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। मैं अपवर्तनांक पहले भी समझा चुका हूं। अब समझो जो द्रव्यात्मक माध्यम है उनके अपवर्तनांक हैं ये कौन से? वायु का अपवर्तनांक है 1.003, याद रखना। वायु का अपवर्तनांक कितना है? 1.003। वायु के बाद बर्फ पे आ जाओ, इसका है 1.31, यानी कि वायु से ज्यादा बर्फ का अपवर्तनांक है। ये आता है पूछने को। जल का थोड़ा सा बर्फ से ज्यादा है 1.33। एल्कोहल का जल से ज्यादा है कितना है? 1.36। केरोसिन का एल्कोहल से ज्यादा है 1.44। संगलित क्वार्ट्ज का 1.46 है जो केरोसिन से ज्यादा है। कार्बिन के तेल का क्वार्ट्ज से ज्यादा है 1.47 दोस्तों। ये मैचिंग में लगाने को आ सकते हैं। बेंजीन का 1.50 जो कार्बिन के तेल से ज्यादा है। क्राउन कांच का 1.52 है जो बेंजीन से ज्यादा है। वहीं कनाडा बाल्सम का 1.53 अपवर्तनांक है। खनिज नमक का 1.54 है खनिज नमक का दोस्तों। कार्बन सल्फाइड का 1.63 है। सघन फ्लंट कांच का 1.65। रूबी जो माणिक होता है उसका 1.71। नीलम का 1.77 है दोस्तों। वहीं हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है 2.42 है दोस्तों।
अगर लगाने आ जाए हीरा, रूबी, संगन, फ्रंट कांच और नीलम और कार्बन सल्फाइड में किसका ज्यादा है, तो हीरे का नंबर 1 पे, नंबर 2 पे नीलम, नंबर 3 रूबी, नंबर 4 पे सघन फ्रंट कांच और नंबर 5 पे ये आपका कार्बन सल्फाइड आएगा दोस्तों। ये पूरा मैंने बताया अपवर्तनांक की सीढ़ी आते हैं मैचिंग में करने को, क्रोनोलॉजी में लगाने को, याद रखना, मिस मत करना इसको, ठीक है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका था, ए इज द राइट आंसर था। इसमें नमक का बर्फ के साथ मिलाया जाता है, तापमान 0 से कम चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज को मिला दिया गया दोस्तों।